हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल गाइज। सो टू स्मॉल मैसेज। फर्स्ट वन की जो वीडियो आप देख रहे हैं ये सभी वीडियो इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। रिवीजन वीडियो है जो कि लाइव क्लासेस मैंने लिया था पेड कोर्स के अंदर। सो इसमें हर एक यूनिट के अंदर दो दो मैंने वीडियो बनाए हुए हैं, जैसे कि यूनिट सेकंड है, यूनिट 5, यूनिट 9 और यूनिट 10। चारों यूनिट एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ से लगभग 8 से 10 क्वेश्चन आते हैं एग्जाम के अंदर। तो जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकते थे क्वेश्चन से या सिलेबस से, उनको मैंने इंक्लूड किया हुआ है। और अगर आपको इसको देखने में टाइम लग रहा है तो आप इसकी स्पीड बढ़ा लीजिए, 1.5x कर लीजिए, सो दैट आप जल्दी कवर कर सकते हैं। ओके, बिकॉज 2-2 घंटे की वीडियो है तो इट विल टेक सम टाइम। सो आप इसको जरूर देखिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें मैंने टॉपिक्स कवर किए हैं एग्जाम के लिए। दूसरा है कि हमारा नया बैच स्टार्ट हो गया है जून एग्ज़ाम के लिए, जो जनवरी से जून तक चलेगा। जून में एग्ज़ाम होगा, उसके लिए बैच स्टार्ट हो चुका है। तो आप लोग अगर ज्वाइन करना चाहते हैं, आपके कोई फ्रेंड्स हैं, तो आप ज़रूर उनको शेयर कर सकते हैं सो दैट दे कैन ज्वाइन दैट कोर्स। थैंक यू सो मच। ओके, जो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था हेल्थ स्पेक्ट्रम, राइट। हेल्थ स्पेक्ट्रम सबसे ऊपर क्या है? पॉजिटिव हेल्थ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है तो पता रहना चाहिए। इसके नीचे आपका बेटर हेल्थ, और फिर नीचे आएगा आपका फ्रीडम फ्रॉम एनी काइंड ऑफ सिकनेस। ठीक है, इसके बाद आप नीचे आएंगे तो अनरिकॉग्नाइज सिकनेस, कि पता नहीं है किस प्रकार की प्रॉब्लम है। नेक्स्ट है आपका माइल्ड सिकनेस। इसके बाद आएगा आपका सीवियर कंडीशन, सीवियर सिकनेस, बीमारी, और लास्ट में डेथ। ओके, तो ये पूरा स्पेक्ट्रम है, इसको आपको याद रखना है। क्लियर? नेक्स्ट आपका जो डिसेबिलिटी वाला चैप्टर है, उसमें कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स हैं जो कि एग्ज़ाम में आ सकते हैं, उनको पढ़ लेते हैं। एक है आपका इम्पेयरमेंट, दूसरा है डिसेबिलिटी, और तीसरा है हैंडीकैप। इम्पेयरमेंट का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ की कमी, या इंग्लिश में बोलें तो डेफिसिट। ओके, डेफिसिट किस चीज़ का? तो डेफिसिट की बात करेंगे। इम्पेयरमेंट का मतलब होता है यहाँ पर कि किसी भी प्रकार से एनी लॉस, और वी कैन से एबनॉर्मलिटी ऑफ फिजियोलॉजिकल, शारीरिक रूप से, या फिर साइकोलॉजिकल, मेंटल लेवल पर, या फिर एनाटॉमिकल फंक्शंस में अगर रेगुलरिटी आती है, एबनॉर्मलिटी आती है, एनी लॉस होता है, तो उसको हम बोलेंगे इम्पेयरमेंट या कमी या डेफिसिट। ओके, फिजिकल का मतलब यहाँ पर हुआ, जैसे फॉर एग्जांपल फिजिकल क्या बोल सकते हैं? विजुअल इम्पेयरमेंट, कम सुनाई देना, या जैसे स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हो जाना, ये क्या है? फिजियोलॉजिकल में आ जाएगा। फिजियोलॉजिकल स्ट्रक्चर में किसी प्रकार की एबनॉर्मलिटी आ जाना या उसका नुकसान हो जाना, लॉस हो जाना। तो स्पाइनल कॉर्ड पर अगर किसी प्रकार से ख़राब हो जाती है, या फिर कम दिखाई देता है, कम सुनाई देता है, और भी कई प्रकार की फिजिकल लॉसेस होते हैं, दैट इज़ कम अंडर द फिजियोलॉजिकल एबनॉर्मलिटी। दूसरा यहाँ पर है मेंटल, साइकोलॉजिकल। मेंटल में जैसे कि इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है, ठीक है। बाकी जो मॉर्निंग में हम लोग डिस्कस कर रहे थे, जितने भी मेंटल डिसऑर्डर, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर है, शिजोफ्रेनिया है, डिप्रेशन है, दीज आर द मेंटल एबनॉर्मलिटी। एंड थर्ड सेंसरी भी हो सकते हैं, कि कम दिखाई देना, कम सुनाई देना, कई प्रकार के हो सकते हैं। तो किसी भी प्रकार का लॉस, किसी प्रकार की एबनॉर्मलिटी इनके फंक्शंस में, दैट इज कॉल्ड एज इम्पेयरमेंट या कमी या डेफिसिट। दूसरा है डिसेबिलिटी। डिसेबिलिटी का मतलब क्या होता है? लैक ऑफ एबिलिटी, लैक ऑफ एबिलिटी टू परफॉर्म एनी एक्टिविटी। कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो कि सामान्य लोग कर सकते हैं, लेकिन जो कि डिसेबल्ड हैं
वो सभी उन सभी एक्टिविटी को सही से नहीं परफॉर्म कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, उसको बोलते हैं डिसेबिलिटी, जो कि आम लोगों के लिए सामान्य है, लेकिन जो कि डिसेबल्ड है उनके लिए सामान्य नहीं है। दे विल नॉट एबल टू परफॉर्म, दे आर अनएबल टू परफॉर्म दिस काइंड ऑफ एक्टिविटी और टास्क। जैसे कि फिजिकल में क्या क्या आ सकता है? चलने फिरने में दिक्कत होती है, वॉक करने में डिफिकल्टी होती है, कहीं पर जैसे स्टेयर्स हैं, स्टेयर्स चढ़ने में डिफिकल्टी होगी, और बाकी की जो मोटर स्किल्स होते हैं उनमें भी दिक्कत होता है। कॉग्निटिव एबिलिटी, जैसे कि मेमोरी, रिमेंबर करने में डिफिकल्टी मतलब प्रॉब्लम सॉल्व करने में डिफिकल्टी होती है, या लर्न करने में डिफिकल्टी होती है, कॉन्सेंट्रेट करने में डिफिकल्टी होती है, तो ये हमारे आएंगे कॉग्निटिव या मेंटल डिसेबिलिटी में। और भी सेंसरी भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये कहलाएगा हमारा डिसेबिलिटी। नेक्स्ट है आपका हैंडीकैप। ये दोनों क्लियर है, इम्पेयरमेंट और डिसेबिलिटी? यस सर। ओके, जैसे इम्पेयरमेंट में मैंने लिखा है फिजियोलॉजिकल, तो अगर चलने फिर किसी प्रकार से लेग में प्रॉब्लम हो जाती है तो वो डिसेबिलिटी कैटेगरी में आएगा, क्योंकि फर्दर अब फिर वो चल नहीं सकता, चल फिर नहीं सकता। जैसे कि बाकी लोग दौड़ सकते हैं तो व्यक्ति दौड़ नहीं पाएगा, अगर पैर में दिक्कत हो गई तो वो डिसेबिलिटी में आ जाएगी। डिसेबिलिटी का मतलब होता है अब वो एक्शन नहीं कर सकता, वो टास्क नहीं कर सकता जो कि आम लोग, सामान्य लोग कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका हैंडीकैप। हैंडीकैप का मतलब होता है एनी काइंड ऑफ डिसएडवांटेज। अब जैसे जो व्यक्ति चल नहीं सकता, दौड़ नहीं सकता, बिकॉज ऑफ इम्पेयरमेंट, पैर में कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो वो डिसेबल्ड हो गया। अब वो हैंडीकैप्ड भी होगा, क्योंकि बाकी के कुछ डिसएडवांटेज हो जाएंगे उस व्यक्ति को जो कि दौड़ नहीं पा रहा है, चल फिर नहीं पा रहा है। जैसे कि आपका, इसको क्लीन कर देते हैं, आर्किटेक्चर बैरियर आ जाता है। जो व्यक्ति दौड़ नहीं पा रहा है, चल नहीं पा रहा है, तो क्या होगा, फिर वो स्टेयर्स नहीं चढ़ पाएगा। अगर किसी पब्लिक प्लेस पर जा रहा है, जैसे बस है, ट्रांसपोर्ट है, तो अगर बस की थोड़ी हाइट ज़्यादा है तो वो चढ़ने में डिफिकल्टी होगी इसको। या फिर किसी हॉस्पिटल में जा रहा है, कहीं स्कूल में जा रहा है, वहाँ पर स्टेयर्स हैं तो स्टेयर्स चढ़ने में दिक्कत होगी। अगर वहाँ पर मान लीजिए लिफ्ट नहीं है तो उसको डिफिकल्टी होगी। तो आर्किटेक्चर एक काइंड ऑफ बैरियर क्रिएट होता है उस व्यक्ति के लिए, इसलिए उसको बोलते हैं हैंडीकैप। हैंडीकैप मीन्स एनी काइंड ऑफ डिसएडवांटेज टू अ पर्सन बिकॉज ऑफ इम्पेयरमेंट और बिकॉज ऑफ डिसेबिलिटी, जो कि उसको प्रिवेंट करती है, उसको रोकती है कि फुल पोटेंशियल को वो यूटिलाइज नहीं कर पा रहा है, फुल पोटेंशियल को, अपना जो रोल है उसको परफॉर्म नहीं कर पा रहा है जैसे ही बाकी लोग कर पा रहे हैं। इसको बोलेंगे आर्किटेक्चरल बैरियर। या और बाकी क्या हैंडीकैप में आपका सोशल स्टिग्मा हो गया, ठीक है, समाज में डिस्क्रिमिनेशन फेस करते हैं ऐसे लोग, ठीक है, सोशल स्टिग्मा, डिस्क्रिमिनेशन, स्टेरियोटाइपिंग की जाती है डिसेबल्ड व्यक्तियों के प्रति, डिस्क्रिमिनेशन भी होता है। और बाकी की समस्याएं होती हैं जैसे कि समान रूप से शिक्षा, एजुकेशन, रोज़गार, एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी भी नहीं मिल पाती है, हेल्थ केयर फैसिलिटी नहीं मिल पाती है जैसे बाकी लोगों को मिल सकती हैं। तो ये आपका डिसएडवांटेज होता है उन सभी व्यक्तियों को जो कि इम्पेयर्ड हैं, जो कि डिसेबल्ड हैं या फिर इम्पेयर्ड। क्लियर? सर इसमें सर बोलिए। सर इसमें डिसेबल में हैंडीकैप में फिर सर अंतर क्या हो गया, क्योंकि सर दोनों सेम से ही लग रहे हैं तो। नहीं, अंतर है, देखो, डिसेबल्ड में और किसमें, हैंडीकैप में, किसमें हाँ बोल? सर थोड़ा सा बता दीजिए। देखिए, डिसेबल्ड का मतलब होता है कि अनएबल टू परफॉर्म एनी टास्क। डिसेबिलिटी का मतलब होता है एनी काइंड ऑफ रेस्ट्रिक्शंस, ठीक है, और लैक ऑफ परफॉर्मिंग एनी एक्टिविटी। जो व्यक्ति अगर मान लीजिए उसके पैर में दिक्कत हो गया है तो वो दौड़ नहीं पाएगा, चल नहीं पाएगा, ठीक है, तो वो टास्क परफॉर्म नहीं कर पा रहा है। ओके, अगर उसको दौड़ना है तो दौड़ नहीं पाएगा। इसका मतलब है कि वो जो भी एक्टिविटी है जिससे रिलेटेड है पैर से, अब जैसे हाथ में प्रॉब्लम है तो लिख नहीं पाएगा, तो वो एक्टिविटी को परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, वो उसमें रेस्ट्रिक्शंस आ गया, वो डिसेबिलिटी बोलते हैं, ठीक है। हैंडीकैप काइंड ऑफ डिसएडवांटेज होता है कि चूंकि अब चल नहीं सकता है तो उसको क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती हैं, और भी समझ में आ रहा है, और क्या क्या उसके लिए बैरियर्स क्रिएट हो सकते हैं जो कि सोसाइटल हो सकते हैं। अब जैसे कि जो व्यक्ति चल फिर नहीं पा रहा है, दौड़ फिर नहीं पा रहा है, तो उसको क्या क्या और प्रॉब्लम होगी उसकी वजह से बिकॉज ऑफ कि अब वो चल फिर नहीं पाएगा, या उसको दौड़ नहीं सकता, चल नहीं सकता, या लिख नहीं सकता है, तो उसको क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं उसकी वजह से। ये सोसाइटल एस्पेक्ट हो गया, हैंडीकैप्ड हो जाएगा व्यक्ति। एनी काइंड ऑफ डिसएडवांटेज दैट इज बिकॉज ऑफ वी कैन से इम्पेयरमेंट और बिकॉज ऑफ डिसेबिलिटी, उसकी वजह से हैंडीकैप हो रहा है ना, तो दोनों में अलग अलग है। सर जैसे अगर कोई किसी के हाथ खराब है तो वो हैंडीकैप है, और अगर वो लिख नहीं पा रहा है तो वो डिसेबल्ड है।
नहीं नहीं, देखो हाथ अगर ख़राब है तो वो लिख नहीं पा रहा है। पहली बात तो है कि हाथ का यूज़ नहीं कर पा रहा है। जो चीज़ ख़राब है, अगर हाथ ख़राब है तो इसका मतलब है कि हैंड का वो यूटिलाइजेशन नहीं कर पाएगा जैसे कि हम कर पा रहे हैं बाकी लोग। इसका मतलब है कि वो डिसेबल है, ठीक है। उस हैंड से वो एक्टिविटी नहीं कर पा रहा है जो कि बाकी लोग कर पा रहे हैं, इसका मतलब है डिसेबिलिटी है। डिसेबिलिटी का मतलब होता है अनएबिलिटी टू परफॉर्म। डिसेबल को परफॉर्म समझोगे तो समझ में आ जाएगा, दैट यू आर नॉट एबल टू परफॉर्म दैट सेम टास्क दैट बाकी लोग कर पा रहे हैं, वो डिसेबिलिटी दिखाती है, ठीक है। हैंडीकैप का मतलब होता है कि आप जब बिकॉज ऑफ आप डिसेबल हैं, हाथ के काम नहीं कर पा रहे हैं, तो उसकी वजह से और क्या क्या आपको डिसएडवांटेज होने वाले हैं। बिकॉज ऑफ कि यू आर नॉट एबल टू परफॉर्म दैट वर्क, तो उससे और क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज उसके होंगे। ओके सर, ओके। समझ रहे हो, उसका क्या क्या डिसएडवांटेज है। अगर उसका कोई डिसएडवांटेज नहीं है तो व्यक्ति हैंडीकैप नहीं कहलाएगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि बाकी लोग तो वो चीज़ कर पाएंगे, जैसे कि किसी को व्यक्ति को कम दिखाई देता है और दूसरे व्यक्ति को पूर्ण रूप से दिखाई दे रहा है, तो उसको बेनिफिट है। और दूसरे व्यक्ति को जो कम दिखाई दे रहा है वो हैंडीकैप है, क्योंकि उसको कुछ डिसएडवांटेज होंगे व्हेन वी कंपेयर विद द अदर पीपल, ठीक है। उसको सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी बिकॉज ऑफ हैंडीकैप, बिकॉज ऑफ एक डिसएडवांटेज हो गया उसको एक। क्लियर सभी को? बोलिए। हाँ सर। ओके, ये तो आपका इसमें हो गया। अभी एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं वो आते हैं एक्ट से। तो पहले हम डिस्कस करेंगे पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 1995। पूरा लिखें तो इक्वल अपॉर्चुनिटी, प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एंड फुल पार्टिसिपेशन। इस एक्ट के अंदर जो डिसेबिलिटी है, कितने नंबर ऑफ डिसेबिलिटीज मेंशन की गई हैं? 7। ओके, टोटल 7 की गई हैं। कौन कौन सी हैं? ब्लाइंडनेस, लो विजन, तीसरा है आपका लेप्रोसी, और कौन सी है? लोकोमोटरी डिसेबिलिटी, हाँ। मेंटल रिटार्डेशन, लर्निंग डिसेबिलिटी। हाँ, लोकोमोटर डिसेबिलिटी हो गया, हियरिंग डिसेबिलिटी, लेप्रोसी, लो विजन, दिखाई कम देना, ब्लाइंडनेस, सुनाई कम देना, ये। बाकी आपका मेंटल रिटार्डेशन और मेंटल इलनेस, ठीक है। तो ये 7 है। इसमें ये जो लेप्रोसी का मतलब क्या होता है? लेप्रोसी क्योर्ड पर्सन, बताइए। लॉस ऑफ सेंसेशंस। ओके, बिकॉज ऑफ कि जो नर्व्स होती हैं, नर्व्स वो डैमेज हो जाती हैं, तो सेंसरी लॉस होता है। हाथ पैर में जो है सेंसेशन नहीं होती है, डिफॉर्मिटीज़ आ जाती है। ऐसे जिनको लेप्रोसी होता है आप उनको देखना, हाथ भी उनके इस प्रकार से 5 उंगलियां जो है बहुत मोटी होती हैं, आगे से एकदम जैसे आम लोगों की उंगलियां होती हैं उस टाइप की नहीं होती हैं, ठीक है। और उनको चलने फिरने में या हाथ को घुमाने फिराने में दिक्कत होता है, मूवमेंट करने में डिफ़िकल्टी होती है, सेंसरी लॉस भी हो जाता है, ठीक है। उनको जो है टेम्परेचर का पता नहीं चलता है क्योंकि सेंसरी लॉस है। और स्किन जो बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है, क्रैक हो जाती है स्किन में बहुत सारे इस प्रकार से। तो ये भी कुछ उसके सिम्टम्स होते हैं। डिफॉर्मेशन सबका, जैसे कि स्किन है और फेस है, फेस में आइज़ ओपन बंद करने में डिफ़िकल्टी होती है, या क्योंकि डिफॉर्मेशन होता है, डिफॉर्मिटी आ जाती है बॉडी में डिफरेंट पार्ट्स में, फेस है आपका और हर जगह इस प्रकार से। मोटर डेफिसिट भी हो जाता है। मोटर मतलब होता है मसल्स वीक हो जाती हैं। अब चूँकि मसल्स वीक हो जाएंगी तो क्या होगा? चलने फिरने में डिफ़िकल्टी होगी, ठीक है, स्टिफनेस आ जाती है। तो ये कुछ इसके सिम्टम्स होते हैं। और इसमें एक था लोकोमोटर डिसेबिलिटी। लोकोमोटर डिसेबिलिटी का मतलब क्या होता है कि जो हमारी बोन्स हैं
जॉइंट्स हैं, जॉइंट मसल्स होते हैं, उनमें काइंड ऑफ एक रेस्ट्रिक्शंस आ जाता है। रेस्ट्रिक्शन मतलब होता है कि मूवमेंट करने में डिफ़िकल्टी होती है, तो उससे क्या होगा कि जो हमारा मोटर कंट्रोल है ना वो डिफ़िकल्ट हो, जैसे कि सेरेब्रल पाल्सी है। लोकोमोटर डिसेबिलिटी के अंदर ही आपका सेरेब्रल पाल्सी आता है, तो ये भी याद रखना, एग्जाम में आता है कभी कभी। सी का मतलब होता है ब्रेन और पी का मतलब वीकनेस, ठीक है। इसका मतलब है कि डैमेज इन दी डेवलपिंग ब्रेन। तो इस होता क्या है कि बचपन में जब बच्चे जो छोटे होते हैं या जन्म से पहले या जन्म के आफ्टर बर्थ इस प्रकार का जो है डिसऑर्डर डेवलप हो जाता है। तो बहुत टाइप के इसके सिम्टम्स होते हैं। आपने देखा होगा व्यक्तियों को जिनको सेरेब्रल पाल्सी होता है उनको ना उनके हाथ पैर जो है जॉइंट्स बहुत स्टिफ हो जाते हैं, चलने फिरने में उनको दिक्कत आती है, ये एक तरफा चल रहे होते हैं, पैर उनके थोड़े तिरछे हो जाते, टेढ़े हो जाते हैं। या फेस में आप देखेंगे जब बात करेंगे तो एक साइड से जो उनका एक साइड से सही से नहीं बोल पाते हैं या डिले स्पीच होता है, ठीक है। हाथ बहुत ये जो जॉइंट्स होते हैं बहुत रेस्ट्रिक्ट हो जाते हैं, मतलब उनको मूवमेंट करने में डिफ़िकल्टी होती है, तिरछे रहते चलते हैं, आपने देखा होगा किसी व्यक्ति अगर किसी को होगा। तो ये कुछ सिम्टम्स होते हैं, वॉक करने में डिफ़िकल्टी होती है, हाथों घुमाने में डिफ़िकल्टी होती है। दीज आर द सम सिम्टम्स, क्योंकि मसल्स वीक हो जाते हैं, बहुत स्टिफ हो जाते हैं, मूवमेंट नहीं होता है। सो दैट इज़ दी लोकोमोटर डिसेबिलिटी। क्लियर? क्योंकि एक्चुअली एग्ज़ाम में कभी कभी ना वो डायरेक्टली ये 7 डिजीज नहीं देते हैं डिसेबिलिटीज़, वो उसमें से अंदर से कोई निकाल के दे देंगे। जैसे कि लास्ट टाइम आई थिंक दिया हुआ था ऐसे कुछ सेरेब्रल पाल्सी कि इनमें से कौन सी जो है डिसेबिलिटी है उनको ऐड किया गया नए वाले एक्ट के अंदर, तो सेरेब्रल पाल्सी भी दिया था। लेकिन ये तो आपका लोकोमोटर डिसेबिलिटी के अंदर ही आएगा ना, ओके। वो ऐसा एक बोल सकते हैं एक डिसऑर्डर जो कि हमारे मूवमेंट को अफेक्ट करता है, हमारे कोऑर्डिनेशन को अफेक्ट करता है, तो वो सेरेब्रल पाल्सी कहलाएगा, जो कि लोकोमोटर डिसेबिलिटी का ही पार्ट है, अलग से नहीं है। क्लियर? यस सर। ठीक है। और भी कुछ नए डिसऑर्डर जो कि बाद में ऐड किए गए वो फर्दर हम एक्ट पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। जैसे आपका है मल्टीपल स्क्लेरोसिस, इसको बोलते हैं MS। ये क्या है? एक आपका क्रोनिक डिजीज़ है। इसके बारे में किसी को पता है? बताइए। क्रोनिक डिजीज़ ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम। एनीवन नो? देखिए जो नर्व्स फाइबर्स होते हैं ना, नर्व्स फाइबर इस प्रकार के एक इसके ऊपर लेयर होती है जिसको बोलते हैं हम मेलिन, ओके। मान लीजिए इस प्रकार से न्यूरो ट्रांसमिशन होता है कि बेसिकली हमारा जो ब्रेन है ना, ब्रेन से सिग्नल हमारी पूरी बॉडी में जाता है, तो उसी हिसाब से हम मूवमेंट कर पाते हैं, कोऑर्डिनेट कर पाते हैं, चल फिर पाते हैं, इंटरेक्ट कर पाते हैं। तो जो नर्व सेल्स हैं, जो ट्रांसमिशन होता है, इसकी जो ऊपर वाली लेयर होती है ना, इसको अटैक किया जाता है इम्यून सिस्टम सेल के द्वारा। वो गलती से अटैक करते हैं और ये जो है इसको ब्रेक डाउन कर देते हैं। जिसको ब्रेक डाउन कर देंगे तो फिर ये जो सिग्नल ट्रांसमिशन होता है वो कहीं ना कहीं रुक जाता है या बाधित होता है, तो ट्रांसमिशन नहीं हो पाता है। तो कोऑर्डिनेशन जो होगा ना ब्रेन से, ब्रेन का बाकी बॉडी के साथ, वो सही से नहीं हो पाएगा, तो मूवमेंट करने में डिफ़िकल्टी होगी, प्रॉब्लम्स अराइज होंगी, ठीक है। और कई प्रकार की प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट हो जाएगा, क्योंकि अगर ब्रेन बाकी बॉडी के साथ कोऑर्डिनेट नहीं कर पाएगा बिकॉज ऑफ दिस ब्लॉकेज, तो फिर और भी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। चलने फिरने में डिफ़िकल्टी, कॉग्निटिव एबिलिटी इम्पेयरमेंट, विजन इम्पेयरमेंट होगा, और कई प्रकार की प्रॉब्लम्स अराइज होंगी। मसल्स वीक हो जाएंगे, कम दिखाई देगा, कोऑर्डिनेशन करने में डिफ़िकल्टी होती है, बैलेंस करने में डिफ़िकल्टी होती है। दीज आर द सम सिम्टम्स ऑफ मल्टीपल स्क्लेरोसिस। इज इट क्लियर? यस सर। ओके। मल्टीपल स्क्लेरोसिस यंग पर्सन में होता है या ओल्ड पर्सन में होता है? देखिए जनरली अब ये जो है किसी में भी हो सकता है, ज़्यादा यंग तो नहीं होगा, लेकिन जिनकी एज थोड़ा ज़्यादा होती है उनमें ये आपका होता है, क्योंकि जो इम्यून सेल्स होते हैं ना, वो गलती से ही जो हमारी लेयर होती है उसको अटैक करते हैं या उसको तोड़ते हैं, इसी वजह से ये मल्टीपल स्क्लेरोसिस होता है।
तो ये बच्चों में नहीं होता, लेकिन ये किसी में भी हो सकता है, दैट डिपेंड। ठीक है, एक होता है आपका पार्किंसंस डिजीज़। ये भी आपका क्रॉनिक डिजीज़ है, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर। ये जो न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है ये बेसिकली अफेक्ट करता है हमारे मूवमेंट को। तो जैसे ऐसे व्यक्ति जिनको पार्किंसन डिजीज़ होती है तो उनको आपने देखा होगा, उनके जो हाथ होते हैं ना बहुत स्टिफ हो जाते हैं, उसको बोलते हैं ट्रिमर। तो हाथ जो थोड़े बूढ़े लोग होते हैं उनको आपने देखा होगा, हाथ बहुत ही उंगलियां वगैरह बहुत स्टिफ हो जाती हैं, रिजिड हो जाती हैं और झुक करके चलते हैं थोड़ा सा इस तरीके से, लगे ना। तो वो यही केस है आपका, पार्किंसन डिजीज़ का केस होता है। ठीक है, जो उनको पॉस्चर होता है वो भी थोड़ा सा, जिसको बोल सकते हैं पॉस्चर इम्पेयरमेंट, कि झुक जाते हैं, थोड़े से रिजिडिटी हो जाती है बॉडी में, मूवमेंट करने में डिफ़िकल्टी होती है, स्लो मूवमेंट हो जाता है, धीरे धीरे चलते हैं, पैर भी बहुत लंबे लंबे नहीं रख सकते जैसे हम लोग दौड़ फिर सकते हैं, वो धीरे धीरे चलते हैं, थोड़ा थोड़ा स्टेप लेकर चलते हैं, बिकॉज पार्किंसंस डिजीज़ होती है। क्लियर। और ऐसे लोगों के जो है हाथ या पैर थोड़े थोड़े कांपते हैं, आपने देखा होगा, शेक करते हैं, बैठे रहेंगे फिर भी ऑटोमेटिक वो हिलते रहते हैं, हल्का हल्का सा, हैंड है, पैर है, फिंगर्स हैं। ओके, तो ये भी कुछ सिम्टम्स होते हैं जिनको पार्किंसंस डिजीज़ होती है। ये डिजीज़ जनरली जो लोग बूढ़े होते हैं, स्पेशली आफ्टर एज ऑफ 50, उनको ज़्यादा होती है। क्लियर। बोलते जाइए आप लोग थोड़ा, हाँ या ना। Yes, sir. नेक्स्ट है थैलेसीमिया। ये आपका बच्चों में पाई जाती है, जिसको बोलते हैं जन्मजात बीमारी। जन्म से भी होती है और जन्म के बाद भी हो सकती है तुरंत। अगर दोनों पेरेंट्स के जो है अगर जीन्स खराब हैं तो बच्चे में जो है ये थैलेसीमिया हो जाता है। मतलब जो ब्लड फॉर्मेशन होता है ना, वो धीरे धीरे करके कम होने लगता है बच्चों के अंदर, जन्म से लेकर 6 मंथ के दौरान से ये स्टार्ट हो जाता है। इसको बोलते हैं इनहेरेंट ब्लड डिसऑर्डर। ऐसा क्यों होता है, क्यों? हाँ जी बोलिए। ये सिकल सेल जो होता है ये उसमें जाएगा क्या? सिकलिन जो बोलते हैं। नहीं, थैलेसीमिया अलग होगा, सिकल सेल अलग होता है। सिकल सेल क्या होता है कि उसमें जो आपके आरबीसी है ना, आरबीसी की जो शेप होती है ना वो टेढ़ी हो जाती है। जैसे कि मान लीजिए आपका इसमें इस प्रकार से सेल जो है आरबीसी वो तिरछा हो जाता है। तिरछा हो जाने से क्या होता है कि जो ब्लड जो फ्लो रुक जाता है। ठीक है, ब्लड फ्लो रुकेगा तो फिर कहीं बहुत सारे आपके प्रॉब्लम होती हैं, जैसे स्ट्रोक आ जाता है व्यक्ति को, या बाकी की भी प्रॉब्लम्स होती हैं, वो आपका सिकल सेल में आता है। आगे हम डिस्कस करेंगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, जो शेप उसका जो होता है ना आरबीसी का, वो बहुत ही मतलब ऐसा हो जाता है कि ब्लड फ्लो होने में दिक्कत होती है। तो ब्लड फ्लो सही से नहीं होगा तो फिर प्रॉब्लम्स होती है, बहुत कई टाइप की प्रॉब्लम क्रिएट होती हैं। दैट आई कैन डिस्कस आफ्टर दिस। तो ये आपका थैलेसीमिया है, जब ब्लड, इसको बोलते हैं क्या बोलते हैं, ब्लड डिसऑर्डर। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज ऑफ हीमोग्लोबिन सफिशिएंट अमाउंट में प्रोड्यूस नहीं होता है बॉडी के अंदर। ठीक है, इसकी वजह से अनीमिया होगा। अनीमिया मतलब खून की कमी हो जाती है। क्लियर। तो इसका कारण यही होता है कि जन्मजात इसलिए बोलते हैं क्योंकि जनरली जो पेरेंट्स से जो अगर पेरेंट्स के जीन खराब हैं तो बच्चे के अंदर एनीमिया थैलेसीमिया हो जाता है। इज इट क्लियर?
क्या क्या सिम्टम्स होते हैं इसमें थैलेसीमिया के अंदर? अगर माइल्ड है तो वीकनेस रहती है बच्चे में, क्योंकि खून की कमी होती है ना, फटीगनेस रहती है। अगर थोड़ा मॉडरेट टू सीवियर कंडीशन है तो फिर आपने देखा होगा जो जॉन्डिस का केस है, ये स्किन बहुत येलो सी हो जाती है ना। अब चूँकि ब्लड की कमी से जो बोन है वो भी आपकी कमज़ोर हो जाती हैं, स्पेशली जो फेस है, फेस की और स्कल की, ठीक है। और ब्रेन डेवलपमेंट भी स्लो होता है, क्योंकि ब्लड से ही सब कुछ होता है, तो बाकी भी बहुत सारी बीमारियां उसमें होने लगती हैं। क्लियर? सिकल सेल में क्या होता है? सिकल सेल डिजीज बोलते हैं इसको। ये भी आपका इनहेरिटेड रहता है, मतलब पेरेंट्स से ही आता है। अगर पेरेंट्स को किसी प्रकार की प्रॉब्लम है तो बच्चों में हो जाते हैं। इसको बोलते हैं आरबीसी डिसऑर्डर या रेड ब्लड सेल डिसऑर्डर। डिसऑर्डर का मतलब है कि जो आरबीसी का शेप होता है ना, वो एबनॉर्मल शेप होता है। जो मैंने बताया फॉर एग्जांपल इस प्रकार से है, तो ब्लड फ्लो हो रहा है। अगर आरबीसी का शेप जो है अगर थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा, एबनॉर्मल हो जाएगा, तो ब्लड सही से फ्लो हो नहीं पाएगा। ब्लड सही से फ्लो नहीं होगा तो जो एबिलिटी है ऑक्सीजन कैरी करने की वो भी रुक जाएगी, कम हो जाएगी। तो फिर कई प्रकार के हो सकते हैं कि डिजीज़ हो सकते, क्या बोलते हैं उसको, आपका पेन होता है व्यक्ति को, या स्ट्रोक आ जाता है। और जैसे कि अब ब्लड फ्लो स्लो होगा तो जॉन्डिस भी आ जाएगा, जैसे मैंने वहाँ बताया आपको, ठीक है। किडनी डिजीज़ हो जाती हैं और कई प्रकार की डिजीज़ होती हैं। ओके, अब चूंकि दोनों में केस क्या है, ब्लड का है, क्योंकि इसमें ब्लड फ्लो कम हो जाता है, कोर्स कम रहेगा, तो फिर बाकी जो बीमारियां हैं ना, इसका इम्प्लीकेशन जो होगा, उसका जो बोल सकते हैं सिम्टम्स नज़र आएंगे बॉडी के अंदर, वो एक ही जैसे रहते हैं। ओके, जैसे जॉन्डिस का केस है, येलो आँखें येलो हो जाना, स्किन येलो हो जाना, तो दोनों में होगी, क्योंकि इसमें भी ब्लड फ्लो स्लो हो जाता है, उसमें तो ब्लड कम होता ही है एनीमिया के केस है। तो आपको सिम्टम्स इसी प्रकार के नज़र आते हैं। इज इट क्लियर? यस सर। यस सर। एक और होता है, दैट इज़ दी हीमोफीलिया। हीमोफीलिया क्या होता है? हीमोफीलिया जनरली जो है मेल में होता है, मेल चाइल्ड में। फीमेल भी होता है लेकिन बहुत ही माइल्ड, मेल में ज़्यादा पाया जाता है। ये भी आपका जेनेटिक डिसऑर्डर है, पेरेंट्स से ही आता है बच्चों में। इसका मतलब होता है कि जब जो ब्लड है, जैसे कि मान लीजिए गलती से कहीं कट गया ना स्किन में कुछ, तो ब्लड निकलता है, सभी को निकलता है, लेकिन धीरे धीरे आप उसको दबाएंगे थोड़ी देर, या वो आप ऑटोमेटिक बंद हो जाता है, क्लॉटिंग हो जाती है, ब्लड क्लॉटिंग। लेकिन अगर किसी को हीमोफीलिया है तो ब्लड क्लॉटिंग नहीं होगी फिर, है ना, बहुत टाइम लगता है या नहीं होती है। तो जो ब्लड क्लॉटिंग का फैक्टर होता है ना, वो इसमें नहीं होता है, वी कैन से लैक ऑफ, ठीक है। मतलब बोल सकते हैं कि जो प्रोटीन होते हैं ना हमारे ब्लड के अंदर, जो कि रोकते हैं ब्लड क्लॉटिंग को, मतलब ब्लड जैसे कि फ्लो हो रहा है तो रुक जाता है धीरे धीरे, आप देखेंगे सभी में हो जाता है। लेकिन कुछ लोगों में ऐसा होता है कि ब्लड रुकता ही नहीं है, अगर थोड़ा कट जाए, कुछ हो जाए तो ब्लड बहुत ज़्यादा गिरता है। दैट इज़ बिकॉज ऑफ हीमोफीलिया, कि जो प्रोटीन है उसके ब्लड के अंदर वो नहीं है जो कि ब्लड क्लॉटिंग करते हैं, ठीक है। इसीलिए उसको हम बोलते हैं हीमोफीलिया। जैसे कि मान लीजिए, प्रोथॉर्मोन हार्मोन नहीं होता है। हाँ जी, क्या बोल रहे हैं? प्रोथॉर्मोन हार्मोन्स की कमी होती है तो रक्त का थक्का नहीं जमता है सर। ठीक है, तो मतलब ब्लड में ही जो प्रोटीन है उसको क्या बोल रहे हैं आप? प्रोथ्रोम्बिन। प्रोथोमिन, यस सर। ठीक है, उसकी वजह, उसकी कमी से ना। हाँ, तो जो ब्लड में आपके जो प्रोटीन है इसको आप बोल रहे हैं, वो उसकी कमी की वजह से ब्लड का थक्का नहीं बनता है। क्या क्या सिम्टम्स हैं इसके? अगर सिम्टम्स देखना है तो अगर थोड़ी भी इंजरी हो जाती है या सर्जरी होती है तो ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होती है, एक्सेसिव ब्लीडिंग होती है। इंटरनल ब्लीडिंग भी होती है जिससे पेन होता है, स्वेलिंग होती है। ये कुछ
इसके सिम्टम्स होते हैं। क्लियर है सभी को? बोलिए। क्लियर है सर। ठीक है। Yes, sir, clear है. नेक्स्ट है आपका राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज एक्ट 2016, इसको बोलते हैं RPWD एक्ट। ओके, तो ये जो एक्ट 2016 में लाया गया और इससे पहले वाला जो एक्ट मैंने डिस्कस किया 1995 वाला, उसको रिप्लेस करके इसको लाया गया था। इसमें कुछ नए प्रोविजंस थे। क्या क्या नया प्रोविज़न है इसमें? डिसेबिलिटी की संख्या बढ़ा करके कितनी कर दी गई है? टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटी 21. 7 से 21, और इसमें से जो हम लोग अभी डिस्कस किया है वो सब उसमें ऐड किया गया है। जैसे कि कुछ तो पहले से हैं और कुछ जो क्रॉनिक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर हैं, जैसे कि मल्टीपल स्क्लेरोसिस है, पार्किंसन डिजीज़ है, ये सब ऐड किए गए हैं। ब्लड डिसऑर्डर भी ऐड कर दिए गए हैं। एसिड अटैक का केस है वो भी इसमें ऐड कर दिया गया है। तो इस प्रकार के कुछ नए जो है डिसेबिलिटी को ऐड किया गया है। और क्या क्या प्रोविज़न है ये तो आपके नंबर ऑफ डिसेबिलिटी को लेकर के हैं। इसके अलावा रिजर्वेशंस को लेकर के क्या है? फॉर PWD पर्सन विद डिसेबिलिटी का रिजर्वेशन बढ़ा करके कितना किया गया है? गवर्नमेंट जॉब में 3 से 4%, 4%. और एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के अंदर 3 से 5%। 5%. तो ये कुछ प्रोविज़न, और बाकी कुछ प्रोविजंस ऐड किए गए हैं एक्सेसिबिलिटी को लेकर के, कि जितने भी सरकारी संस्थान बनाए जाएंगे, जो पब्लिक प्रॉपर्टी होगी, पब्लिक बिल्डिंग्स होंगी, इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, उनमें उन सभी को इस प्रकार से बनाया जाएगा कि द पर्सन विद डिसेबिलिटी दैट कैन आल्सो एक्सेस, कि स्टेयर्स होंगे, साथ साथ वहाँ पर लिफ्ट वगैरह भी होगा, रैम्प वगैरह बनाया जाएगा ताकि उनको चलने फिरने में दिक्कत ना होगा पब्लिक प्लेसेस पे। ठीक है, वो सब सुविधाएं भी इस एक्ट के अंदर प्रोविज़न किए गए हैं कि उनको भी इम्प्लीमेंट करना है। तो ये कुछ नए प्रोविजंस इसमें हैं जो कि एग्ज़ाम में आ सकते हैं, तो मैंने ऐड कर दिए हैं। यहाँ तक क्लियर है सभी को? Yes, sir. Yes, sir. ओके, और कुछ एक्ट भी हैं जो कि एग्ज़ाम में आते हैं, सो इनसे अगर आ जाएगा तो आप लोग ध्यान देना थोड़ा। ये मोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट 1956 में जो है फर्स्ट एनेक्टमेंट हुआ था, उसके बाद फिर 1986 और 2006 में आया। इसका क्या पर्पज़ है, क्यों लाया गया इस एक्ट को? इसको और दूसरे नाम से जानते हैं, दैट इज़ कॉल्ड सीता एक्ट, सप्रेशन ऑफ इमोरल ट्रैफिक इन वीमेन एंड गर्ल्स एक्ट। बेसिकली ह्यूमन ट्रैफिकिंग को रोकने के लिए और सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन को रोकने के लिए इस एक्ट को लाया गया था, ताकि प्रोविज़न थे कि जिस प्रकार से उनको रेस्क्यू किया जा सके, रिहेबिलिटेट किया जा सके और प्रोटेक्ट किया जा सकता है। दैट इज़ इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट 1956, अमेंडेड 1986 एंड 2006। डोरी प्रोविजन एक्ट कब आया? 1961. 61. उसके बाद 1984 में, 2018 में। ओके, इस एक्ट के माध्यम से डोरी को लेना या देना दोनों ही क्रिमिनलाइज किया गया है। क्रिमिनलाइजेशन ऑफ द गिविंग और रिसीविंग डोरी, शादी से पहले, बाद में, उसके दौरान, किसी भी रूप में, दैट इज़ टू क्रिमिनलाइज द डोरी गिवन एंड टेकिंग, डोरी प्रोविजन एक्ट। नेक्स्ट है आपका सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वीमेन एट वर्कप्लेस एक्ट। 1985. कब लाएगा बताइए?
जी सर शायद 2000 2013 2013 के अंदर, इसको हम बोलते हैं POCH एक्ट। इसको थोड़ा देख लेते हैं, इससे क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं तो डिटेल में समझ लेते हैं। ओके, तो इस एक्ट को लाया गया था, इसको हम यहाँ लिख देते हैं POSH एक्ट 2013। इस एक्ट को लाया गया था ताकि जो भी इश्यू हैं सेक्सुअल हरासमेंट के, दैट इज फेस बाय द वीमेन एट वर्क प्लेस, जहाँ पर भी महिलाएं काम करती हैं वहाँ पर इस प्रकार के केसेस देखे गए सेक्सुअल हरासमेंट के, तो उसको रोकने के लिए, इसको एड्रेस करने के लिए POSH एक्ट 2013 को लाया गया था, ताकि जो वर्क प्लेस है वो बेहतर हो, सेफ़ हो, कंडीसिव हो महिलाओं के लिए काम करने के लिए, और इस प्रकार के जो केसेस होते हैं उनसे उनको प्रोटेक्शन मिले। इसमें सेक्सुअल हरासमेंट को डिफाइन किया गया। व्हाट इज सेक्सुअल हरासमेंट? विच इंक्लूड फिजिकल कॉन्टैक्ट, किसी प्रकार का मतलब कोई भी अनवेलकम फिजिकल इंट्रक्शन करना, गेस्चर दिखाना, वो आपका फिजिकल हरासमेंट में आएगा, सेक्सुअल हरासमेंट के अंदर। डिमांड करना, डिमांड और रिक्वेस्ट फॉर सेक्सुअल फेवर, ये भी आपका सेक्सुअल हरासमेंट में आएगा। नेक्स्ट है मेकिंग एनी काइंड ऑफ सेक्सुअली कलर्ड रिमार्क, ओके, मतलब बहुत ही ऑफेंसिव लैंग्वेज यूज़ करना, डेरोगेटरी वर्ड यूज़ करना, कमेंट करना, इस प्रकार का कोई स्टेटमेंट देना, दैट इज कॉल्ड एज मेकिंग सेक्सुअली कलर्ड रिमार्क। और फोनोग्राफी दिखाना या डिस्प्ले करना या शेयर करना किसी प्रकार का सेक्सुअल नेचर का, तो ये सब के सब आपका सेक्सुअल हरासमेंट की डेफिनेशन के अंदर मेंशन है। ठीक है, अगर इसके हम थोड़ा बैकग्राउंड में जाएं इस एक्ट के, तो बैकग्राउंड में देखते हैं कि जो विशाखा गाइडलाइंस थी, उसके बेसिस पे इस एक्ट को बनाया गया था। एक केस हुआ था विशाखा एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान 1997। विशाखा एक NGO का नाम था, ओके। तो उसकी गाइडलाइंस के बेसिस पे इस एक्ट को बनाया गया था, क्योंकि उसके पहले ऐसा कोई एक्ट था नहीं कि जो कि अगर किसी प्रकार का सेक्सुअल हरासमेंट होता है वर्क प्लेस पर जहाँ पर महिलाएं काम करती हैं, तो उसको लेकर के ऐसा कोई प्रोविज़न था नहीं, ओके। तो इस एक्ट को लाया गया था। ऑल्दो इंडिया ने जो है ऑलरेडी CEDAW जिसको बोलते हैं, इसका फुल फॉर्म क्या है बताइए? CEDAW इंडिया ने ऑलरेडी इसको रेटिफाई कर रखा था 1993 में। तो फर्दर फिर विशाखा गाइडलाइंस और इसके जो कुछ प्रोविजंस थे उनको लेकर के इस एक्ट को बनाया गया, POSH एक्ट 2013। CEDAW का फुल फॉर्म क्या है? कन्वेंशन ऑन द एलिमिनेशन, कन्वेंशन ऑन दी एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वीमेन। तो ये भी इंपॉर्टेंट एग्जाम में आता है, तो आपको ध्यान रखना है कि जो एक्ट बनाया गया POSH एक्ट, क्या क्या इसके बेसिस थे। एक तो विशाखा गाइडलाइंस थी और दूसरा आपका CEDAW एक्ट 1990 इंडिया ने इसको ऑलरेडी रेटिफाई कर रखा था 1993 में, तो उसके बेसिस पे इसको बनाया गया। इसके कुछ प्रोविज़न और भी हैं कि जो भी संस्था, जो भी ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पर महिलाएं काम करती हैं, तो वहाँ पर अगर 10 से ज़्यादा एम्प्लॉय काम करते हैं, ठीक है, 10 या 10 से ज़्यादा, तो उनको एक ICC कमेटी बनानी पड़ेगी, दैट इज़ कॉल्ड इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी। उस वर्क प्लेस पर जहाँ पर 10 या 10 से अधिक लोग काम कर रहे होते हैं, सो दैट कि अगर ऐसी कोई कंप्लेन आती है सेक्सुअल हरासमेंट की, तो उसको हैंडल किया जा सके बाय दिस कमेटी, ठीक है। और भी ड्यूटीज़ हैं जो एम्प्लॉयर है, जो जिसके द्वारा जॉब दिया गया, जो एम्प्लॉयर है उसकी ड्यूटी बनती है कि एक अवेयरनेस प्रोग्राम चलाए जाए संस्था के अंदर, ठीक है, ताकि एक सेफ वर्किंग एनवायरनमेंट मिले, और इस प्रकार की इन्फॉर्मेशन पोस्टर के माध्यम से, डिस्प्ले के माध्यम से POSH एक्ट के बारे में संस्था के अंदर दिखाई जाए, डिस्प्ले की जाए, सो दैट लोग अवेयर रहें इस एक्ट को लेकर के। तो ये सब आपके कुछ प्रोविजन है इस एक्ट को लेकर के। सर ये यहाँ पे 1983 लिखा है इसका, सर 1983 होगा या 1989 होगा? 1983 कहाँ पर लिखा है? अभी पीछे वाली स्लाइड पर
कितने लिखा है 1983? ये सर नीचे सी 1993 लिखा है ना? अच्छा सर 1993 लिखा है। ओके सर। CDAW 1993 है ना? सर 1989 पढ़ा मैंने तो कहाँ पे? सर नोट्स में। एक मिनट रुको, मैं वो देख। सीआरसी है। अरे और कुछ होगा देख लो यार चीज़। ठीक है सर मैं देख लूँगा फिर। नेक्स्ट हम बात करेंगे सर इसका 1979 है CEDAW का। 1979। एक मिनट में हाँ। देख लेने दो। Yes, sir. 1979. 1979, यही तो गलती हो जाती है, इतने सारे एक्ट हैं नहीं याद रहता है। नहीं 1979 CEDW एक्ट है ना, लेकिन इसको इंडिया ने रेटिफाई किया 1993 में। हाँ सर 1993 में भारत ने इसका वो किया था। हाँ तो अनुमोदन। वही मैं बोल रहा हूँ कि जो एक्ट लाया गया तो उसका जो इसके जो प्रोविजंस थे और आपके विसाखा गाइडलाइंस के जो प्रोविजंस थे उन दोनों के बेसिस पे इस एक्ट को बनाया गया था। तो इंडिया ने CEDW को रेटिफाई किया 1993 के अंदर। हाँ सर ये 79 में सर अपनाया गया था और 81 में इसका हस्ताक्षर हुए थे इस पे और 1993 में भारत ने इस पर अनुमोदन किया। भारत ने उसको रेटिफाई किया है, तो जो रेटिफिकेशन के बाद ही हम उसके प्रोविजंस को अप्लाई कर सकते हैं इंडिया में, अपने जो एक्ट बनते हैं जो भी, ठीक है। तो ये 1993 वो ईयर है रेटिफिकेशन हाँ सर का। क्लियर है सर क्लियर। नेक्स्ट हम बात करेंगे लेबर वेलफेयर। लेबर वेलफेयर का मतलब क्या है वैसे, बताइए। वेलफेयर ऑफ द लेबर सिंपल है, टेक केयर करना जो भी वर्किंग क्लास है, जो वर्कर है उनकी, बाय द एम्प्लॉयर, बाय द ट्रेड यूनियन और बाय द गवर्नमेंट और बाय द एजेंसी, कोई भी इन सभी संस्थानों के द्वारा जो वर्कर है, वर्किंग क्लास है, उनको उनकी वेलबींग को टेक केयर करना, दैट इज लेबर वेलफेयर। उसकी कुछ थ्योरी हैं जो कि एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, वो इसलिए मैंने इसको ऐड किया यहाँ पर। थ्योरी ऑफ लेबर वेलफेयर कौन कौन सी थ्योरी है? पॉलिसिंग थ्योरी, और कौन सी है? रिलीजियस थ्योरी, Religious theory. फिलैंथ्रोपिक थ्योरी, और क्या है? ट्रस्टीशिप थ्योरी, PR पब्लिक रिलेशन थ्योरी, और कौन सी है? फंक्शनल थ्योरी, सोशल थ्योरी, सोशल जस्टिस थ्योरी, और एक और आती है दैट इज प्लेकेटिंग थ्योरी। पहला है पॉलिसिंग थ्योरी। पॉलिसिंग थ्योरी का मतलब क्या होता है? बताइए। ये जो थ्योरी यहाँ पर हम बात कर रहे हैं ये लेबर वेलफेयर की है कि किसी न रूप में डिफरेंट थ्योरी के माध्यम से बताया गया कि किस प्रकार से जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं या गवर्नमेंट है ये जो हेल्प करते हैं, मदद करते हैं, जो वर्किंग क्लास है उनको मतलब उनके वेलफेयर के लिए काम कर रहे होते हैं। तो कई तरीके होते हैं यहाँ पर, डिफरेंट वो तरीके अप्रोच दिए गए हैं। जैसे पहला है पॉलिसिंग थ्योरी। इसका मतलब होता है कि हमेशा जो आपका एम्प्लॉयर है, जो इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं, वो हमेशा चाहते हैं या वो कोशिश उनका रहता है कि एक्सप्लॉइट करना, कम पैसे में ज़्यादा काम कराना, ठीक है। तो यहाँ पर गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उसमें बीच में इंटरवीन करे और जो इस प्रकार का एक्सप्लोटेशन किया जाता है वर्किंग क्लास का उसको रोका जाए और ऐसे प्रोविजन बनाए जाए थ्रू दी एक्ट, थ्रू दी वेलफेयर स्कीम्स बाय द गवर्नमेंट
और ऐसे प्रोविजंस जो कि बाध्य करें उस संस्था को, उस ऑर्गेनाइजेशन को जहाँ पर लोग काम करते हैं, ताकि जो वर्किंग क्लास है उनके वेलफेयर के लिए भी काम हो सके। ठीक है, ये पॉलिसिंग थ्योरी है। इसका जो मेन क्रक्स है ये है कि जो फोकस होता है हमेशा वर्किंग जो एम्प्लॉयर है, दैट दे ऑलवेज ट्राई टू एक्सप्लॉयट वर्किंग क्लास, लाइक उनको कम पैसे दे करके ज़्यादा काम कराना है, या वो हमेशा कोशिश करते हैं। सो यहाँ पर गवर्नमेंट जो है, स्टेट है, उसकी जिम्मेदारी होती है कि बीच में इंटरवीन करके बाई द वेरियस लॉ, पॉलिसी और प्रोग्राम्स दे विल ट्राई टू प्रोवाइड वेलफेयर टू द पीपल, किसी भी फॉर्म में, चाहे वो गवर्नमेंट खुद करे या फिर जो एम्प्लॉयर है उसके माध्यम से कराया जाए। दैट इज़ पॉलिसिंग थ्योरी। नेक्स्ट है रिलीजियस थ्योरी। व्हाट इज रिलीजियस थ्योरी? देखिए, रिलीजियस थ्योरी का मतलब यही है कि जो भी रिलीजियस फीलिंग सेंटीमेंट्स होते हैं हम सभी इंसानों में, तो जो आपका एम्प्लॉयर है, ठीक है, वो वेलफेयर एक्टिविटी करता है इस उम्मीद के साथ, इस एक्सपेक्टेशंस के साथ कि अगर कुछ वो रिलीजियस वर्क करेगा, रिलीजियस काम करेगा, मतलब इस प्रकार से, तो उसको बेनिफिट होगा, उसके काम में, उसके बिजनेस में, उसके फ्यूचर में कुछ अच्छा होने वाला होगा। तो इस उम्मीद के साथ वो रिलीजियस एक्टिविटी करता है या हेल्प करता है, मदद करता है लोगों की, या वर्किंग क्लास की, जो लेबर क्लास है उसकी, इस उम्मीद के साथ, इस एक्सपेक्टेशन के साथ कि उनके लाइफ में कुछ बेहतर होगा, उनके बिजनेस के जो आगे बढ़ेगा फर्दर। ठीक है, तो ये इसको बोलते हैं रिलीजियस थ्योरी। मतलब प्राइमरी कंसर्न जो होता है वो अपना बेनिफिट होता है, लेकिन अपना बेनिफिट के लिए भी वो अपनी रिलीजियस फीलिंग के माध्यम से, सेंटिमेंट्स के माध्यम से लोगों का भला कर देते हैं, लेकिन सेकेंडरी वेलफेयर होता है दूसरों का। जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे संस्थान जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो मंदिर, टेम्पल वगैरह बनवाते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा, उन्हीं के नाम से रहते हैं। तो उनका उद्देश्य तो ऑल्दो वो CSR एक्टिविटी में रहते हैं, लेकिन अगर हम उसको इस तरीके से देखें तो उनका यही होता है कुछ लोगों का कि इसलिए एक्टिविटी करते हैं या चैरिटी करते हैं या पैसा खर्च करते हैं इस उम्मीद के साथ कि अगर रिलीजियस वर्क करेंगे तो उनका भला होगा, उसमें उनके बिजनेस का, उनका फैमिली का, उनका, और उस अदर हैंड सेकेंडरी बेनिफिट लोगों को होता ही होता है। दैट इज रिलीजियस थ्योरी। नेक्स्ट है फिलांथ्रोपिक थ्योरी। ये क्या है? बताइए, ये बताइए आप लोग। सर CSR तो फिलांथ्रोपिक नहीं होगा ना। CSR तो गवर्नमेंट के एक्ट के माध्यम से उनको करना ही पड़ता है, उनका मन नहीं होगा तब भी करना पड़ेगा। दैट इज नॉट पार्ट ऑफ CSR। हाँ सर, बिल्कुल। ठीक है, ये तो फिलांथ्रोपिक तो स्वेच्छा से होता है ना, ये हम सभी इंसानों की अर्ज होती है अंदर से। जब हमारे पास पैसा नहीं होता है तो हम भला तो करना चाहते हैं लेकिन नहीं कर सकते, नहीं चाहते, नहीं कर पाते, बिकॉज हमको खुद चाहिए होता है पैसा। लेकिन एक समय के बाद जब पैसा ज़्यादा होता है तो हम खुद भला करना चाहते हैं लोगों का। अंदर से एक अर्ज होती है व्यक्ति की कि दूसरों के सफरिंग को कैसे हम दूर करें, गरीबों को कैसी मदद कर सकते हैं, या जितना भी आपके पास है उसके बेसिस पे आप 2 रुपये, 20 रुपये, 2 लाख, 1 लाख रुपये खर्चा करते हैं दूसरों के लिए, दूसरों की गरीबी को मिटाने के लिए, या उनकी जो सफरिंग्स है उसको ख़त्म करने के लिए। तो ये स्वभाव होता है इंसान का, आंतरिक अर्ज होती है व्यक्ति की। ओके, दैट इज़ कॉल्ड फिलांथ्रोपिक वर्क, लविंग मैनकाइंड। ओके, तो व्यक्ति का जो प्रेम होता है दुनिया के लिए, लोगों के लिए, वो फिलांथ्रोपिक एक्टिविटी के माध्यम से किया जाता है। सेवा भाव से हम लोगों की मदद करते हैं, हेल्प करते हैं, और वेलबींग प्रमोट करते हैं गरीबों के लिए, उनकी जो सफरिंग से उसको दूर करना चाहते हैं, जितनी भी हमारी कैपेसिटी होती है अपनी कैपेसिटी में। सो दैट इज फिलांथ्रोपिक थ्योरी ऑफ लेबर वेलफेयर। तो बहुत सारे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं जो कि इस फिलांथ्रोपिक एक्टिविटी के माध्यम से लोगों का भला करते हैं, वो स्वेच्छा से करते हैं, जैसे टाटा ट्रस्ट है। ओके, तो ये भी, और बाकी भी बहुत सारी इंडस्ट्री हैं जो कि करते हैं। अजीम प्रेमजी फाउंडेशन। ओके, तो सभी बड़ी इंडस्ट्री उनके बने होते हैं इस प्रकार के ट्रस्ट है, फाउंडेशंस, जो कि स्वेच्छा से कर रहे होते हैं या किसी भी फॉर्म में। नेक्स्ट है आपका ट्रस्टीशिप। ट्रस्टीशिप थ्योरी क्या है? बताइए। देखिए, ट्रस्टीशिप थ्योरी का मतलब होता है कि आपने सुना होगा बहुत सारे जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं वो कहते हैं हमारा जितना भी उनके पास पैसा है उसका 50%, उसका 70% वो पैसे को ट्रस्ट में डाल देते हैं। ठीक है, ट्रस्ट बनाते हैं और ट्रस्ट में डाल देते हैं, तो पैसा फिर जो है लोगों के भले के लिए यूज होता है, एजुकेशन के लिए, हेल्थ के लिए और बाकी चीज़ों के लिए।
ऐसे बहुत सारे आपके जो इंडस्ट्रीज होते हैं जो कि बहुत सारा पैसा अपनी कंपनी का 50% 70% ट्रस्ट में डाल देते हैं, ट्रस्ट बनाते हैं, उसमें ऐड कर देते हैं कि वो पैसा जो केवल जाएगा लोगों के भले के लिए। ठीक है, दैट इज़ ट्रस्टीशिप थ्योरी। जितना भी प्रॉफिट होगा, ओके, जो भी प्रॉपर्टी उनके पास है, जो भी स्टेट उनके पास है, जितने भी स्टेक हैं, उसका 50% 70% ऐसे ही वो ट्रस्ट बना करके डाल देते हैं और फर्दर उसको यूज़ करते हैं लोगों के भले के लिए। जैसे कि जिनको बोलते हैं स्टील मैन ऑफ इंडिया, अनिल अग्रवाल, उन्होंने यही बोला हुआ है कि वो अपने जितना भी उनका स्टेक है उसका 50% वो ट्रस्ट में डालेंगे और ट्रस्ट के माध्यम से गरीबों के घर बनाएंगे या जो भी, और कई तरीके से वो हेल्प कर सकते हैं, मदद कर सकते हैं। और है आपका फंक्शनल थ्योरी। क्या होता है फंक्शनल थ्योरी? इसके ऊपर पीआर थ्योरी पढ़ लेते हैं। पीआर थ्योरी क्या है? पीआर थ्योरी तो सिंपल है कि ये थ्योरी के माध्यम से जो है एक ऐसा माहौल बनाया जाता है कंपनी का, एक बहुत ही गुडविल तरीके से, कि मतलब कंपनी बहुत अच्छी है, ताकि लोग उस पर ट्रस्ट करें। जो कंज्यूमर हैं, जो कि उनके प्रोडक्ट खरीदते हैं, उन पर उनको भरोसा हो कंपनी के, कंपनी जो भी प्रोडक्ट बेचती है अच्छा है, क्योंकि एक ऐसा माहौल क्रिएट करते हैं बाय द पीआर, पब्लिक रिलेशन के माध्यम से। ठीक है, तो उनके लिए कई प्रकार के वेलफेयर प्रोग्राम चलाए जाते हैं उनके द्वारा, अपने वर्कर के लिए या लोगों के लिए ऐड वगैरह किए जाते हैं इस तरीके से कि एक अच्छी इमेज बन के जाती है उस कंपनी की, उस संस्था की दुनिया भर में या लोगों के बीच में। तो उसको बोलते हैं पीआर थ्योरी। नेक्स्ट है फंक्शनल थ्योरी। फंक्शनल थ्योरी का मतलब क्या है कि इसमें फोकस होता है कि कैसे कंपनी की प्रोडक्टिविटी बढ़ाई जाए, कैसे एफिशिएंट वर्क किया जाए, उसको इम्प्रूव करने के लिए क्या कर सकते हैं। अगर हम जो वर्कर है, जो वो काम कर रहे होते हैं, उनको हम जो उनकी बेसिक कम्युनिटीज़ हैं, जो उनको चाहिए होता है, अगर हम उनको मुहैया कराते रहें, प्रोवाइड कराते रहें, जैसे हाउसिंग है, एजुकेशन उनके बच्चों के लिए, ठीक है, हेल्थ केयर फैसिलिटी देना, एजुकेशन देना, ये सब चीज़ें अगर हम करेंगे तो ऑफकोर्स वो काम करेंगे बेहतर तरीके से, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी कंपनी की और एफिशिएंसी बढ़ेगी, तो उनका मुनाफा ज़्यादा होगा। ओके, दूसरे इसके अलावा दोनों के बीच में डायलॉग होना चाहिए, जो एम्प्लॉयर है एम्प्लॉई है उनके बीच में अंडरस्टैंडिंग बेहतर हो, किसी प्रकार का कन्फ्लिक्ट नहीं होगा, झगड़ा नहीं होगा, तो फिर काम होता रहेगा, प्रोडक्टिविटी बढ़ती रहेगी, एफिशिएंसी बढ़ती रहेगी। दैट इज़ कॉल्ड फंक्शनल थ्योरी, कि जहाँ फोकस होता है फंक्शंस पर, कि फंक्शन बढ़ाने के लिए क्या क्या कर सकते हैं वो लोग, प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए किस तरीके से जो वर्किंग क्लास से जो वर्कर हैं उनको बेसिक कम्युनिटी प्रोवाइड करा करके किस प्रकार से फंक्शन बढ़ा सकते हैं, कंपनी का जो वर्क है उसको बढ़ा सकते हैं, एफिशिएंसी कैसे बढ़ा सकते हैं। दैट इज़ दी फंक्शनल थ्योरी। सोशल जस्टिस थ्योरी क्या है? बताइए। मेक डोनेशन इंस्टीट्यूशंस एंड सेवा। सोशल जस्टिस का मतलब होता है कि अगर हम इसको एज पर द एक्ट देखें तो बोल सकते हैं कि जितने भी आपके जो लेबर वेलफेयर है, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है सभी के लिए। जो वर्किंग क्लास है उनके अपने खुद के ह्यूमन राइट्स होते हैं ना, मानवीय अधिकार होते हैं, तो ह्यूमन राइट्स को जो है, और ह्यूमन राइट्स अगर हैं तो उनको एक डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी चाहिए, अच्छा काम चाहिए। तो ये सभी चीज़ इंश्योर करना काम होता है गवर्नमेंट का और साथ साथ जो एम्प्लॉयर है उसका, कि भाई जो वर्किंग क्लास है उनके खुद के अपने ह्यूमन राइट्स हैं, ठीक है, उनको बेहतर रोज़गार मिलना चाहिए, डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होनी चाहिए, ठीक है, वेज अच्छी होनी चाहिए, वो सब चीज़ पे फोकस करना कहलाता है सोशल जस्टिस। एक और बचा है, दैट इज़ दी प्लेकेटिंग थ्योरी। ये आप लोग बता दीजिए क्या है। बोलिए, आप लोग क्लास में हैं? मॉर्निंग की तरह तो नहीं हो गया? यस नहीं सर, है सब क्लास में। क्या है बताइए, लास्ट वाला आप लोग बताइए। नहीं पता सर। देखो, प्लेकेटिंग थ्योरी का अगर हम सीधा डायरेक्ट बोलें एक शब्द में तो अपीज करना। अपीज किसको करेंगे? वर्कर को। कि वर्कर क्या करेंगे, जैसे अगर वर्कर को अगर हम बेसिक कम्युनिटी नहीं देते हैं, उनका सैलरी वगैरह नहीं बढ़ाते हैं, बाकी अगर वहाँ का जो वर्किंग
कंडीशन से इम्प्रूव नहीं करते तो वो क्या करेंगे, स्ट्राइक करेंगे। ठीक है, स्ट्राइक करेंगे तो क्या होगा, काम बंद हो जाएगा। ठीक है, इंडस्ट्री के अंदर पीस नहीं होगी, कन्फ्लिक्ट होगा, झगड़ा होगा। तो अपीज कैसे किया जाता है, जैसे कि मान लीजिए दिवाली है, ओके, या डिफरेंट फेस्टिवल्स हैं, ईद है, इन सभी फेस्टिवल्स पे जो है वो उनको कुछ ना कुछ अलग से पक्ष देते हैं, कुछ अम्यूनिटीज़ देते हैं, है ना। इस प्रकार की चीज़ें दी जाती हैं ताकि उनको खुश रखा जा सके, वो किसी प्रकार का स्ट्राइक ना करें, किसी प्रकार का झगड़ा झांसा ना करें, ताकि पीस मेंटेन रहे और काम चलता रहे। दैट इज़ प्लेस सेटिंग थ्योरी। सो वेलफेयर फैसिलिटी दी जाती है लोगों को और उनको अपीज किया जाता है थ्रू बाय वेरियस लाइक बोनस दे देना उनको डिफरेंट, या कुछ अलग से फैसिलिटी दे देना, इस प्रकार की चीज़ों के माध्यम से। क्लियर? यस सर। यस सर। ये हो गया। नेक्स्ट है HRM, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है, एक ऐसा प्रोसेस जिसके माध्यम से हम किस तरीके से ह्यूमन रिसोर्सेज को बेहतर तरीके से यूज़ कर सकते हैं, एफिशिएंट तरीके से, इफ़ेक्टिव तरीके से, ताकि जो संस्था है, जो ऑर्गेनाइजेशन है, वो अपनी गोल अचीव कर ले। ठीक है, तो किसी भी संस्था के अंदर जो है HRM ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का काम यही होता है कि जो उनके पास जो भी रिसोर्सेस हैं, ह्यूमन रिसोर्सेस हैं, जो भी वहाँ पर एम्प्लॉय काम करते हैं, उनको बेहतर तरीके से यूज़ किया जाए, इफेक्टिव तरीके से, ताकि जो उनका उद्देश्य है, जो गोल है, जो भी काम करना चाहते हैं संस्था, उसको वो पूरा कर पाएँ। तो ये मैनेजिंग, मतलब लोगों को मैनेज करने की कला है, द आर्ट ऑफ मैनेजिंग पीपल। ओके, दैट इज़ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। इसका स्कोप क्या है? अब HRM को हम लोग कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं? पर्सनल मैनेजमेंट में, कि जो एम्प्लॉय हैं उनके मैनेजमेंट करने के लिए। दूसरा आपका एम्प्लॉय जो है उनके वेलफेयर के लिए। और तीसरा इंडस्ट्रियल रिलेशन के लिए, IRS को बोलते हैं। पर्सनल मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है कि जहाँ पर हमारा फोकस होगा कि जो इंडिविजुअल जो वर्कर है उनकी ग्रोथ हो, है ना, उनके डेवलपमेंट के लिए, और इफ़ेक्टिव तरीके से काम करेंगे तो जो संस्था है, ऑर्गेनाइजेशन है, उसका जो गोल है, उसका जो ऑब्जेक्टिव वो पूरा होगा। तो पर्सनल मैनेजमेंट में आपका हो गया कि रिक्रूट करना, ट्रेनिंग प्रोवाइड कराना उनको, ओके, कैरियर डेवलपमेंट करना, ये सब, और बाकी प्लानिंग करना, सक्सेशन प्लानिंग होती है, ये सब आते हैं आपके पर्सनल मैनेजमेंट के अंदर। दूसरा है आपका एम्प्लॉय वेलफेयर। एम्प्लॉय वेलफेयर का मतलब HRM इन एम्प्लॉय वेलफेयर। एम्प्लॉय की वेलफेयर के लिए काम करना, जैसे कि मेंटल हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड कराना, ठीक है, उनको ट्रेनिंग वगैरह देना, स्ट्रेस मैनेजमेंट, स्ट्रेस सेल बनाना, ताकि अगर उनको किसी प्रकार की प्रॉब्लम होती है तो जा करके बात कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं, ताकि उनकी बेसिक क्वालिटी ऑफ सर्विसेज वो प्रोवाइड कर पाएँ कंपनी को। तो एम्प्लॉय की वेलफेयर के लिए काम करना। और HRM इन इंडस्ट्रियल रिलेशन, IR जिसको बोलते हैं। इसका मतलब यही होता है कि जो रिलेशन है एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में, वो बेहतर रिश्ता बने, हार्मोनियस हो। ठीक है, जो एग्रीमेंट हो उनके बीच में बेहतर हो, मतलब जो इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी है ना, उसको प्रमोट करना, आसान भाषा में बोलें तो। इनके बीच में म्यूचुअल ट्रस्ट होना चाहिए, किसी प्रकार का कन्फ्लिक्ट ना हो, ज़्यादा कोऑपरेशन रहेगा आपस में। ओके, और इसलिए कंपनी के अंदर बहुत सारे ऐसे सेल बनाए जाते हैं, इसको बोलते हैं ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म। और ये जो अब आगे हम पढ़ेंगे कलेक्टिव बार्गेनिंग, वो भी इसका हिस्सा हो जाएगा। तो इंडस्ट्रियल रिलेशन के लिए HRM यूज होता है। तो इसका स्कोप 2-3 जगह होता है, एम्प्लॉय वेलफेयर के लिए, इंडस्ट्रियल रिलेशन के लिए, और इंडिविजुअल पर्सनल मैनेजमेंट के लिए। क्लियर? बताइए क्लियर है सर। मॉडल ऑफ HRM कौन कौन से मॉडल है? मॉडल बोल सकते हैं, या इसके अंदर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के अंदर उनके द्वारा सब सिस्टम दिए गए हैं। टोटल कितने हैं? 9 सब सिस्टम हैं। किसी को अगर पता है तो बताइए। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, T&D डिपार्टमेंट होता है।
ये तो कॉलेज वगैरह में भी होता है। और है आपका ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट, डिज़ाइनिंग जॉब्स, ये सब काम करना इसी के अंडर आता है। ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग करना, सिलेक्शन वगैरह करना, स्टाफिंग करना। और क्या आएगा? पर्सनल रिसर्च, जो भी पर्सनल्स जो काम कर रहे होते हैं उनसे हम डेटा कलेक्ट करते हैं। जैसे एचआर होता है ना, वो डेटा को कलेक्ट करता है, गैदर करता है, उसको एनालिसिस करता है, फिर डिसाइड करता है कि किस प्रकार से पॉलिसी, किस प्रकार का वर्क होना चाहिए। तो पर्सनल रिसर्च एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम, रिसर्च वाला पार्ट यहाँ पर आएगा। कंपनसेशन प्रोवाइड करना, बेनिफिट देना लोगों को। इसके अलावा जो एम्प्लॉय काम करते हैं उनको असिस्ट करना, हेल्प करना, इसको बोलते हैं एम्प्लॉयमेंट असिस्टेंस। और लेबर रिलेशन। तो ये सभी डिफरेंट फंक्शंस होते हैं एचआरएम के अंदर आते हैं। मॉडल बोल सकते हैं, सब सिस्टम बोल सकते हैं। क्लियर? बोलिए। ये तो हो गया आपका एचआरएम। अब इसमें दूसरा पार्ट है एचआरडी। एचआरडी को बोलते हैं ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। तो एचआरडी जो है पार्ट है एचआरएम का ही। ऐसे बोल सकते हैं कि ये आपका एचआरडी है और टोटल ये एचआरएम है। ओके, तो जो एचआरडी है वो उसका फोकस कहाँ होता है बताइए? इसका फोकस होता है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट पर ऑफ एम्प्लॉय। जितने भी एम्प्लॉय काम कर रहे होते हैं संस्था के अंदर, उनको ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट वाला पार्ट होता है एचआरडी का, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का। क्यों करते हैं? सो दैट कि कंपनी के अंदर जितने एम्प्लॉय काम कर रहे हैं उनकी परफॉर्मेंस बेहतर हो। ठीक है, जितने भी वर्किंग पीपल हैं उसको इम्प्रूव करने के लिए। और कंटिन्यूस डेवलपमेंट होना चाहिए संस्था के अंदर, इसलिए ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट किया जाता है। तो ये ध्यान रखना है कि एचआरडी आपका एचआरएम का पार्ट ही होता है, अलग से नहीं है। ओके, अगर हम फंक्शंस की बात करें तो एचआरएम का जो फंक्शन होता है क्या होता है कि जो भी संस्था ऑर्गेनाइजेशन की जो डिमांड है उसको पूरी करना, जो मैंने बता दी है सब सिस्टम के माध्यम से। तो ये आपका एचआरएम हो जाएगा। और एचआरडी का काम क्या होता है कि जो बदलती डिमांड है, जो भी बदलती डिमांड है संस्था की, उस डिमांड को पूरा करना, उसके लिए ह्यूमन रिसोर्स को तैयार करना, उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड कराना, उनको डेवलपमेंट करना, ये काम होते हैं एचआरएम के। तो ये छोटा हिस्सा होता है एचआरडी का। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल उनके अंदर स्किल्स प्रोवाइड कराना, उनको नॉलेज प्रोवाइड कराना, ट्रेनिंग वगैरह देना। ठीक है, उनके अंदर कॉम्पिटेंसी डेवलप करना, जितने भी वर्कर हैं काम कर रहे होते हैं, सो दैट कि संस्था की ओवरऑल परफॉर्मेंस बेहतर हो। तो वो ओवरऑल परफॉर्मेंस का काम होता है एचआरएम का। और स्पेसिफिकली एम्प्लॉय पे फोकस किया जाता है एचआरडी के द्वारा, टू प्रोवाइड नॉलेज, टू प्रोवाइड स्किल्स, और कई प्रकार की जो है वर्कशॉप वगैरह कराना, सो दैट कि उनके अंदर कॉम्पिटेंसी स्किल्स डेवलप हो, बेहतर काम करें, सो दैट ओवरऑल फंक्शन ऑफ एचआरएम कैन बी फुलफिल ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन। ओके सर। हाँ जी, बोलिए। तो सर एचआरडी एचआरएम के अंदर आता है? हाँ। अच्छा, और सर मैन पावर प्लानिंग क्या होती है? मैन पावर प्लानिंग आगे देखते हैं। मैन पावर प्लानिंग का मतलब होता है कि जो लोग वहाँ पर काम कर रहे होते हैं उनको उनका रिक्रूटमेंट करना, उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड कराना, और फर्दर उनको सक्सेशन प्लानिंग जो बोलते हैं उसका आगे हिस्सा होता है। वो आगे हम डिस्कस करेंगे तो समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है, ओके सर। तो ये आपका हो गया एचआरडी। एचआरडी इज अ पार्ट ऑफ एचआरएम। अब इसके कुछ सब सिस्टम होते हैं जिसको, जैसे मैंने एचआरएम में लिखे इसी प्रकार के एचआरडी के भी सब सिस्टम होते हैं। जो आपने बोला मैन पावर प्लानिंग, तो जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उसमें लोग चाहिए, वर्कर चाहिए काम करने के लिए, वर्कफोर्स चाहिए।
तो उसको आइडेंटिफाई करना। ओके, ये मैन पावर प्लानिंग का काम होता है HRD का। ठीक है, पहला, जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई भी NGO है, ठीक है, अगर मान लीजिए वो हेल्थ सेक्टर में काम करता है और वहाँ पर ऐसा कोई प्रोजेक्ट वो लोग कर रहे हैं जहाँ पर और भी चाहिए बंदे, और भी सोशल वर्कर चाहिए, तो वो रिक्रूटमेंट करेंगे। तो वो रिक्रूटमेंट आपका किसके अंदर आएगा? मैन पावर प्लानिंग के अंदर, अंडर द HRD। क्लियर? बोलिए, बोलते जाइए। क्लियर है सर, क्लियर है सर। दूसरा होता है परफॉर्मेंस अप्रेजल एंड फीडबैक। इसका मतलब होता है कि जो एम्प्लॉय काम कर रहे हैं ना, उनकी परफॉर्मेंस को एवेल्युएट करना, ठीक है, और बेहतर एक कंस्ट्रक्टिव फीडबैक देना ताकि बेहतर इंप्रूवमेंट हो सके सभी एम्प्लॉयज़ का। इसलिए आपने देखा होगा एनुअल अप्रेजल होता है संस्थाओं के अंदर, ठीक है, फीडबैक दिया जाता है कि उसका कैसा काम रहा, उनके बेस्ड ऑन द KRA, उनका जो भी इस प्रकार का काम रहता है लोगों का, उसके बेसिस पे मैनेजमेंट के द्वारा, HR डिपार्टमेंट के द्वारा फीडबैक दिया जाता है, उनका परफॉर्मेंस अप्रेजल किया जाता है। दैट इज परफॉर्मेंस अप्रेजल एंड फीडबैक। नेक्स्ट आएगा आपका ट्रेनिंग प्रोवाइड कराना, एजुकेशन देना और डेवलपमेंट करना। मतलब वही जो मैंने पहले बताया कि स्किल्स वगैरह प्रोवाइड करते हैं, उनको हम नॉलेज देते हैं, ट्रेनिंग करते हैं, ओके, वर्कशॉप वगैरह की जाती हैं ताकि उनके अंदर स्किल्स डेवलप हो सके उस काम के लिए जिस काम के लिए उनको अपॉइंट किया गया है। फिर आता है प्रमोशन। प्रमोशन बोलेंगे या पोटेंशियल अप्रेजल। पोटेंशियल अप्रेजल का मतलब होता है कि जब व्यक्ति किसी पोस्ट पे होता है ना, तो उससे आगे उसका जब प्रमोशन किया जाता है, देखा जाता है कि ये व्यक्ति काबिल है कि नहीं है, पोटेंशियल उसके अंदर है कि नहीं फर्दर पोस्ट के लिए, फर्दर पोजीशन के लिए जिस पे ज़्यादा जिम्मेदारी होंगी, ठीक है। तो जिम्मेदारी को देखते हुए, हायर रिस्पॉन्सिबिलिटी देखते हुए व्यक्ति को प्रमोट किया जाता है अगर वो डिजर्व करेगा। दैट इज अ पोटेंशियल अप्रेजल एंड प्रमोशन। नेक्स्ट आता है कैरियर डेवलपमेंट एंड कैरियर प्लानिंग। अब कैरियर डेवलपमेंट, कैरियर प्लानिंग का मतलब ऐसा नहीं कि केवल इंडिविजुअली जो व्यक्ति है उसकी कैरियर डेवलपमेंट होता है, लेकिन दैट शुड बी अलाइन विद द कंपनी ऑब्जेक्टिव। ऐसा नहीं कि जो वर्कर है उनका कैरियर डेवलपमेंट हो गया, उनकी प्लानिंग हो गई, वो छोड़ के चले जाएंगे फिर तो। सो जो कंपनी के ऑब्जेक्टिव हैं, जो गोल है, उसके अनुसार वो लोग कैरियर प्लानिंग करते हैं उन सभी जो वर्कर हैं उनकी, सो दैट कि वो अलाइन हो सके कंपनी के ऑब्जेक्टिव के साथ कि जिस उद्देश्य के लिए वो कैरियर ग्रोथ करना चाहते हैं, प्लानिंग करना चाहते हैं, दैट शुड बी अलाइन विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ द कंपनी। ओके, तो जैसे कि मान लीजिए कंपनी के अंदर सुपरवाइजर चाहिए या मैनेजर चाहिए और नहीं है, तो फिर उनके नीचे वाले जो होंगे ना, उनको इस प्रकार की जो है कैरियर डेवलपमेंट किया जाएगा, ट्रेनिंग दी जाएगी कि उस पोजीशन के लिए तैयार हों वो। सो दैट शुड बी अलाइन विद द कंपनी ऑब्जेक्टिव, कंपनी रिक्वायरमेंट। नेक्स्ट आपका आएगा कंपनसेशन एंड रिवार्ड्स वगैरह देना, रिकॉग्नाइज करना उनके काम को, उनके कंट्रीब्यूशन को। एक होता है OD टेक्निक, इसको बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट। इसका मतलब क्या होता है? एनीवन? नेक्स्ट होता है रोल एनालिसिस एंड रोल डेवलपमेंट। व्यक्ति का जो भी रोल है, जिस रिस्पॉन्सिबिलिटी की, जिस पोजीशन पे व्यक्ति है, ठीक है, उसको रिफाइन करना, उसको बेहतर करना, उसको डिफाइन करना ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ठीक है, क्लियरली डिफाइन करना किस व्यक्ति का क्या काम है, किस काम के लिए वो असाइन किया गया है, उस इफेक्टिव तरीके से काम कर सके, इफेक्टिव तरीके से जो सर्विस है उसको डिलीवर कर पाए। दैट इज अ रोल एनालिसिस, रोल डेवलपमेंट। एंड OD ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन पे फोकस करना है। यहाँ पर फोकस होता है ऑर्गेनाइजेशन कितनी ज़्यादा इफेक्टिव हो सकती है, ऐसी स्ट्रैटेजी बनाना ताकि ऑर्गेनाइजेशनल हेल्थ एंड इफेक्टिवनेस बढ़े, इम्प्रूव हो। इसका मतलब होता है कि जैसे टीम बिल्डअप होता है, टीम बिल्डअप वर्कशॉप वगैरह कराना, जैसे सभी लोगों को बुला लेना इस प्रकार की वर्कशॉप में, जहाँ पे सभी जो वर्कर हैं साथ में मिल करके आएंगे और टीम बिल्डिंग करेंगे, बातचीत करेंगे, कोलैबोरेशन करेंगे आपस में,
डिफरेंट डिपार्टमेंट के लोग आ जाएंगे एक साथ मिल करके, क्योंकि हमेशा तो साथ में नहीं रहेंगे, तो कभी कभार मिल करके सब एक साथ बैठ करके डिस्कशन करना, ये सभी चीज़ें आती हैं ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट के अंदर, ताकि उनकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं उसको समझा जा सके और किस तरीके से कोलैबोरेट करके और बेहतर क्या इंप्रूवमेंट कर सकते हैं संस्था के अंदर। दैट इज़ ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट। क्लियर? यस सर। यस सर। नेक्स्ट फर्दर आपका आ जाएगा क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ एम्प्लॉय के लिए पार्टिसिपेटिव डिवाइस की जो भी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है उसको बेहतर करना, इम्प्रूव करना। ठीक है, कम्युनिकेशन है, काउंसलिंग देना उनको एम्प्लॉय को, ग्रीवेंस एड्रेसल मैकेनिज्म, ये सभी आपके फर्दर इसी में आएंगे। क्लियर? बेसिकली फोकस यहाँ पर होता है एम्प्लॉय पर, ज़्यादा फोकस होगा एम्प्लॉय को लेकर के, जितने भी हैं वो दैट इज़ अलाइन, मतलब ऑल अबाउट टॉकिंग अबाउट द एम्प्लॉय, उन्हीं को लेकर के। म्यूट कर लीजिए, कौन है? यहाँ से जो क्वेश्चन बन सकते हैं वो मैंने इसमें ऐड कर दिया। नेक्स्ट है CSR। CSR आई थिंक सभी को पता होगा, मैंने कई बार डिस्कस किया क्लास में। यस सर। सो इज इट नीड टू रिवाइज अगेन, और इसको मैं स्किप कर सकता हूँ? CSR कौन से एक्ट के अंदर बना? कंपनी एक्ट हाँ सर, स्किप कर दीजिए। 2013। ठीक है, इसको छोड़ सकते हैं, इतना डिफिकल्ट नहीं आता है। हाँ, इन केस अगर वो पूछ ले सकते हैं थ्रेशोल्ड एप्लीकेबिलिटी पूछ सकते हैं, तो मैं लिख देता हूँ कि नेट वर्थ कितनी होनी चाहिए, 500 करोड़ या उससे ज़्यादा। ठीक है, टर्नओवर 1000 करोड़ या उससे ज़्यादा, और नेट प्रॉफिट 5 करोड़ या उससे ज़्यादा। वैसे इतना अगर मान लो कभी बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन बनाया तो यही से पूछ सकते हैं, बाकी तो चीज़ें आपको पता होती हैं कि कौन सा एक्ट है, क्या क्या उसमें काम हो सकता है। ये इंडिया पहला देश है जिसने CSR को मैंडेटरी किया गया है। ठीक है, दीज आर द वेरी बेसिक थिंग। यस सर। नेक्स्ट सिक्स सिग्मा। क्या है सिक्स सिग्मा, क्या होता है? देखिए, क्वेश्चन सिक्स सिग्मा से ज़्यादा आते हैं, लेकिन बाकी भी एग्ज़ाम में जो है कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है तो हम लोग लिख लेते हैं केजिन। और क्या होता है? कैनबन और पैरेटो डायग्राम, ये सभी टेक्निक हैं। एक एक करके अंडरस्टैंड करते हैं। पहले हम बात करेंगे सिक्स सिग्मा की। सिक्स सिग्मा क्या है? एक ऐसी मैथोलॉजी या बोल सकते हैं ऐसी अप्रोच जिसका फोकस होता है कि कैसे हम जो प्रोडक्ट बना रहे हैं या सर्विसेज दे रहे हैं वो डिफेक्ट फ्री हो, कम से कम डिफेक्ट हो। इसका मतलब उस प्रोडक्ट की क्वालिटी को इंश्योर करना। ठीक है, कि लगातार हम जो भी प्रोडक्ट दे रहे हैं मार्केट में कंज्यूमर को प्रोवाइड करा रहे हैं वो कंसिस्टेंस हो, क्वालिटी उसकी अच्छी हो और किसी प्रकार का उसके अंदर डिफेक्ट ना हो, कम से कम डिफेक्ट हो। इसमें लिखा जाता है 1.4 डिफेक्ट्स पर मिलियन अपॉर्चुनिटी, दैट इज़ PDMO। मतलब 1 मिलियन में 3-4 पीस गलत फॉल्ट निकल सकते हैं, फॉल्टी, अदरवाइज सभी के सभी डिफेक्ट फ्री जो है सैंपल होंगे या प्रोडक्ट होंगे। दैट फोकस, सो दे यूज द मेथोलॉजी और वी कैन से अप्रोच, जिसके माध्यम से कोशिश की जाती है कि पूरा प्रोसेस जो है उसको इम्प्रूवमेंट हो और किसी प्रकार से डिफेक्ट्स कम से कम हो, उसको कम करना और क्वालिटी को बेहतर करना उस प्रोडक्ट की। ओके, तो इसमें 2 मेथोलॉजी यूज़ की जाती हैं सिक्स सिग्मा के अंदर। दैट इज़ बेस्ड ऑन द डेमिंग साइकिल। साइकिल दैट इज अ प्लान, डू, स्टडी एंड एक्ट। इस पे आधारित ही मैथोलॉजी है। कौन कौन सी है? पहला है DMAIC और दूसरा है DMADV।
ओके, इनमें क्या डिफरेंस है दोनों में? बताइए। देखो एक एक करके देख लेते हैं। डी का मतलब होता है डिफाइन। डिफाइन का मतलब होता है जो प्रॉब्लम है उसको डिफाइन कर लेना। उसका बाद आता है आपका मेजर। मेजर का मतलब होता है प्रॉब्लम को लेकर के जो आपने डाटा कलेक्ट किया है उसको असेस करना, उसको देखना, समझना, अंडरस्टैंड करना, मेजर करना। नेक्स्ट आएगा आपका एनालिसिस, कि जो रूट कॉज है प्रॉब्लम का उसका एनालिसिस करना, जो इनएफिशिएंसी है जिसकी वजह से डिफेक्ट्स आ रहा है उसको देखना, उसको एनालिसिस करना। नेक्स्ट आता है इम्प्रूवमेंट करना। ऑफ कोर्स आफ्टर एनालिसिस वी ट्राई टू इम्प्रूव द प्रॉब्लम। नेक्स्ट आएगा आपका कंट्रोल। कंट्रोल का मतलब होता है कि जब फाइनली आपने प्रोडक्ट को या जो भी आप सर्विस दे रहे हैं, प्रोडक्ट बना रहे हैं, वो इम्प्रूव हो चुकी है तो उसको कंटिन्यूटी रहनी चाहिए उसके अंदर। ऐसा नहीं है कि केवल 10 पीस 50 पीस जो है आपके सही निकल रहे हैं, फिर फर्दर जो प्रोडक्ट आ रहा है उसमें फिर दोबारा से डिफेक्ट आ रहे हैं। तो वो कंटिन्यूटी रहने के लिए कंट्रोल करना, लगातार कंट्रोल करना, मतलब जो प्रोसेसिंग है उसको ट्रैक करते रहना, ठीक है, ताकि दोबारा से कम डिफेक्ट्स हो और कंटिन्यूटी रहे। दैट इज़ कंट्रोल। तो इसमें आपका डिफरेंस जो है, मेन डिफरेंस है यहाँ पर डी है, यहाँ पर आई है। यहाँ पर हम बात करें इम्प्रूव की और यहाँ पर हम क्या करते हैं, डिज़ाइन करते हैं। डिज़ाइन का मतलब होता है कि यहाँ पर दोबारा से नया प्रोसेस या नया प्रोडक्ट डेवलप कर रहे होते हैं, ठीक है। ये मेन डिफरेंस है दोनों में। और फिर बाद में चूंकि भी यहाँ पर है, मतलब जो प्रोडक्ट बनाया उसको वेरीफाई करेंगे और सेम साइकिल दोबारा से रिपीट होगी। तो दिस इज द साइकिल। सो इन DMAIC हमारा फोकस होता है इम्प्रूवमेंट पर, और DMADB में फोकस होता है कि नया प्रोडक्ट दोबारा से लॉन्च करेंगे, बनाएंगे, उसको वेरीफाई करेंगे, फिर अगेन सेम साइकिल प्रोसेस फॉलो किया जाएगा अब 6 सिग्मा। क्लियर? तो ये सभी जो मेथोलॉजी यूज़ की जाती है स्पेशली मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर, कि जहाँ पर बड़े स्केल प्रोडक्शन होता है तो कम से कम वहाँ डिफेक्ट्स हो और जो प्रोडक्ट की क्वालिटी हो बेहतर हो, इम्प्रूव हो, वो कम से कम जो है वहाँ पर जो है खर्चा कम आएगा। ऑफ कोर्स डिफेक्ट्स कम रहेंगे, प्रोडक्ट की क्वालिटी बेहतर होगी, कम टाइम लगेगा। दीज आर सम काइंड ऑफ आउटपुट। नेक्स्ट है आपका केजिन। केजिन क्या है? केजिन एक जापानीज टेक्निक है। इसका फोकस होता है लगातार कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट पर। जैसे कि आपका 6 सिग्मा का फोकस होता है कैसे आउटपुट सही आना चाहिए, जो रिजल्ट आ रहा है, जो आउटकम आ रहा है, जो प्रोडक्ट निकल के आ रहा है वो डिफेक्ट फ्री होना चाहिए। एनी हाउ कोई भी मेथोलॉजी हम यूज़ कर रहे हैं पड़ता है, मैंने बता दिया है। लेकिन केजिन का फोकस होता है ओवरऑल इंप्रूवमेंट पर, कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट पर, ना कि केवल प्रोडक्ट में, बल्कि जो एम्प्लॉय वहाँ पर काम कर रहे हैं उनके कामकाज में भी। तो जो कल्चर होता है ना काम करने का, उसमें बदलाव किया जाता है, उसमें चेंजेस किए जाते हैं इस तरीके से कि पूरा का पूरा जो प्रोसेस है वो सही हो। ओके, कि कहाँ पर इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, एरिया उसको फाइंड आउट कर लेना, ठीक है। करेंट प्रोसेस क्या है उसको देखना, उसको समझना, किस प्रकार से सोल्यूशंस निकाल सकते हैं उस प्रॉब्लम को। दैट कुड बी रिलेटेड टू दी प्रोडक्ट, दैट कुड बी रिलेटेड टू दी मैन पावर। तो ओवरऑल जो कल्चर होता है पूरी की पूरी संस्था का, ऑर्गेनाइजेशन का, जहाँ पर कोई प्रोडक्ट या सर्विस दी जाती है उसको इम्प्रूव करने की बात की जाती है। क्लियर? यस सर। हाँ, जिससे क्या होगा कि जो वर्किंग कंडीशन है वो भी इम्प्रूव होंगी, वर्किंग स्टाइल होगी, जो वर्कर वहाँ पर काम करते हैं उनकी वर्किंग स्टाइल को बदलना, चेंज करना, ठीक है। एफिशिएंसी बढ़ेगी, उससे टाइम कम लगेगा और जो बोल सकते हैं कि वेस्टेज कम होगा। तो ये सभी के सभी स्टेप बाय स्टेप साथ में किए जाते हैं। मतलब ओवरऑल जो है पूरा का पूरा कल्चर है वो पूरा इम्प्रूव किया जाता है। दैट इज़ अ कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट। नेक्स्ट आपका है, 1 सेकेंड, कैनबन। कैनबन क्या है? ये वर्क फ्लो मैनेजमेंट होता है। वर्क फ्लो मैनेजमेंट का मतलब क्या है कि यहाँ पर जो डिफरेंट टास्क है ना उसको पहले से उसको विजुलाइज किया जाता है बोर्ड के माध्यम से, इस तरीके से कि जो प्रोसेस है पूरा, यहाँ तो इनपुट हो गया आपका, यहाँ आउटपुट हो गया, अब बीच का जो हिस्सा है, जो प्रोसेस वाला हिस्सा है, उस पर ज़्यादा फोकस किया जाता है। ओके, जैसे मान लीजिए यहाँ पर स्टेप्स हैं, मल्टीपल स्टेप्स हैं,
यहाँ पर एनालिसिस वाला पार्ट है, यहाँ पर डिज़ाइन वाला पार्ट है, यहाँ पर डेवलपमेंट वाला पार्ट है, यहाँ पर टेस्टिंग वगैरह करना है, ठीक है, यहाँ पर डिप्लॉयमेंट करना है। तो सभी स्टेजेस पे, हर एक स्टेज के अंदर यहाँ पर मल्टीपल ऐसे इस टाइप के कलर कोडिंग की जाती है हर एक स्टेप के, ठीक है। और हर कलर का एक मतलब होता है, जैसे रेड कलर है तो उसको पहले ठीक करना होगा, उस पर ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद येलो कलर होगा तो उसको बाद में देख सकते हैं, ग्रीन कलर है तो इस प्रकार से कलर कोडिंग की जाती है। तो उससे पता चल जाता है कि कहाँ पर हमको पहले फोकस करना है, किसको पहले ठीक करना है, किस प्रकार की प्रॉब्लम को पहले एड्रेस करना है, तो हर एक स्टेज के अंदर। तो बेसिकली जो आपका वर्क इन प्रोग्रेस वाला काम होता है इसको बोलते हैं WIP, ठीक है। फोकस होता है कि WIP में कम से कम प्रॉब्लम्स हों, ओके, कम से कम काम उसमें बचें, सो दैट कि हम जल्दी से जल्दी कम समय में प्रोडक्ट एफिशिएंट बना सकते हैं। तो जो वर्क फ्लो है पूरा का पूरा उसको बना लिया जाता है और फिर देखा जाता है कि हर स्टेप के अंदर कहाँ पर इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है, कहाँ पर डेफिशिएंसी है, कहाँ पर प्रॉब्लम राइज हो रही है, और उसकी कलर कोडिंग की जाती है। और जो जिस पर ज़्यादा फोकस करना है, जो कि हाई अलर्ट में है, उस पर फोकस करते हैं, फर्दर इंप्रूवमेंट करते जाते हैं। तो WIP वाला काम यहाँ पर ज़्यादा फोकस करते हैं, इस पर कैसे कम से कम समय दिया जाए, इसको कैसे ठीक किया जाए हर एक स्टेज के अंदर। क्लियर? Yes, sir. सर ये नोट्स में मेंशन किया है आपने? नोट्स के अंदर ये नहीं होगा क्योंकि वो मैंने उसमें 6 में ऐड किया हुआ है। जो आपके पास रिवीजन नोट्स होगा ना, ये तो मैंने अलग से बता दिया है क्योंकि ऑप्शन में था, ये क्वेश्चन था किसी क्वेश्चन पेपर के अंदर जिसमें 6 सिग्मा था और बाकी 3 ऑप्शन हो रहे थे, तो मैंने तीनों बता दिए, ओके सर। ठीक है। उसमें 6 सिग्मा है तो मैंने वो पहले ही बता दिया है, सिलेबस का जो पार्ट है उसमें है, और ये मैंने अलग से बता दिया है। एक और होता है, ये वैसे मैंने डिस्कस किया है क्लास के अंदर, जिन लोगों ने पहले ज्वाइन किया होगा, परेटो डायग्राम। एक काइंड ऑफ चार्ट होता है, इसमें आपके बार भी होते हैं और लाइन ग्राफ भी होता है, इस प्रकार से। ठीक है, तो जहाँ पर लंबे से बार नज़र आएंगे तो वहाँ पर हमारा फोकस ज़्यादा होता है, इसको बोलते हैं बिटल फ्यू। और छोटे छोटे जहाँ पर हैं उसको, इसको बोलते हैं यूजफुल मैनी। इसका मतलब है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंट एरर आ रही है, ओके। तो हमारा फोकस पहले इस एरिया में होना चाहिए, बिटल फ्यू में। यहाँ पर छोटी छोटी एरर आ रही है, इसको हम बाद में भी देख सकते हैं, ओके। ये बोल सकते हैं कि दैट इज़ वेरी लेस फ्रिक्वेंट एरर, बस इस एरिया के अंदर मोस्ट फ्रिक्वेंट एरर है, सो वी हैव टू लुक एट दैट पर्टिकुलर पोर्शन। और इसका ग्राफ इस टाइप से बन जाता है, कम्युलेटिव बनता है टोटल, तो इसलिए इस तरीके से नज़र आएगा आपको। तो हमको प्रायोरिटाइज करना होता है इस एरिया में जहाँ पर इस प्रकार से बार की जो है डंडी ज़्यादा बड़ी बन रही है, इस प्रकार से, मतलब ये एरिया आपका फ्रिक्वेंसी वाला होगा ना, क्योंकि यहाँ पर डिफेक्ट्स ज़्यादा है, नंबर ऑफ फ्रिक्वेंसी ज़्यादा है, तो ये एरिया आपका इस तरीके से नज़र आएगा। जहाँ पर कम फ्रिक्वेंसी होगी वो छोटा एरिया नज़र आएगा। तो वी हैव टू लुक एट फर्स्ट, हमारी प्रायोरिटी होगी इस एरिया में, होगी फर्दर इसमें। क्लियर? यस सर। नेक्स्ट है इंडस्ट्रियल रिलेशन। व्हाट इज इंडस्ट्रियल रिलेशन? बताइए। सर इसमें जो नियोक्ता होता है और जो एम्प्लॉय होता है उन दोनों के बीच में रिलेशन, उसको कहते हैं इंडस्ट्रियल रिलेशन। बिल्कुल, जो आपका एक एम्प्लॉय होगा और मैनेजमेंट होगा, उनके बीच में जो अंडरस्टैंडिंग है किसी भी इंडस्ट्री के अंदर, किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, दैट इज कॉल्ड एज इंडस्ट्रियल रिलेशन, ठीक है। इंडस्ट्रियल रिलेशन के अंदर कौन कौन होते हैं, कौन कौन से स्टेक होल्डर होते हैं? एक तो आपका एम्प्लॉयर हो गया, एम्प्लॉय हो गया, गवर्नमेंट भी एक इम्पोर्टेंट स्टेक होल्डर होता है, ट्रेड यूनियन है, ओके। बाकी एसोसिएशन भी हो सकती हैं, और फाइनल अगर किसी प्रकार का आपका कन्फ्लिक्ट होता है तो कोर्ट है,
तो ये सब स्टेक होल्डर होते हैं इसके अंदर डिफरेंट। सो व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ IR, इंडस्ट्रियल रिलेशन? देखो जैसे कि नाम से पता चल रहा है, इंडस्ट्रियल रिलेशन का मतलब होता है कि दोनों ही, चाहे वो आपका मैनेजमेंट हो या फिर वर्कर हो, दोनों के इंटरेस्ट जो है सेफ हो। वाई वेरी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, आपस में उनकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, सभी सेक्शन में इंडस्ट्री के अंदर जितने भी लोग काम कर रहे हैं और जितने भी मैनेजमेंट में हैं, उनके सभी के अपने इंटरेस्ट जो है सेफ गार्ड हो, उसके लिए इंडस्ट्रियल रिलेशन बनाया जाता है ताकि किसी प्रकार का इंडस्ट्री के अंदर कोई कन्फ्लिक्ट अराइज ना हो। ठीक है, एक हार्मोनियस रिलेशन बना रहे उनके बीच में। फोकस तो यही रहेगा, क्योंकि उसका काम ही होता है कि जो प्रोडक्ट या सर्विस दी जाती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़े। ठीक है, लोगों को काम मिले, रोज़गार मिल पाए, ये सब फोकस रहेगा। इसके लिए उन दोनों स्टेक होल्डर के बीच में बेहतर रिलेशन होने चाहिए, हार्मोनियस रिलेशन होने चाहिए, पार्टिसिपेशन होना चाहिए दोनों का। ये आपका ऑब्जेक्टिव होता है। इसमें जो मॉडल है इंडस्ट्रियल रिलेशन का वो इम्पोर्टेंट है, दैट कैन बी, हो सकता है एग्जाम में आ सकता है। मॉडल ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशन दैट इज गिवन बाय दी डनलॉप। इसको बोलते हैं डनलॉप सिस्टम मॉडल, सिस्टम मॉडल या सिस्टम अप्रोच, 1958 में इनके द्वारा दी गई थी। इन्होंने कहा कि जो इंडस्ट्रियल रिलेशन है दैट इज गवर्न बाय दी वेब ऑफ रूल्स, और जो रूल है दीज आर द फंक्शन ऑफ ATMPI। ओके, तो जो इंडस्ट्रियल रिलेशन है दैट इज द फंक्शन ऑफ ATMPI। ए का मतलब क्या है? एक्टर, जो मैंने बताया गवर्नमेंट है, एम्प्लॉय है, एम्प्लॉयर है, बाकी रेगुलेटरी बॉडी है, लेबर यूनियन है, ये सभी एक्टर हैं। टी का मतलब होता है टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, टूल्स हैं, प्रोसेसेस, मेथड्स वगैरह, ये सब जो इंडस्ट्री के अंदर यूज किए जाते हैं। नेक्स्ट है मार्केट। एम का मतलब होता है मार्केट, क्योंकि जो इंडस्ट्री है वो कोई ना कोई गुड्स एंड प्रोडक्ट्स बना रही होगी, सर्विसेज दे रही होगी, तो वो सर्विसेज तो मार्केट में ही, मतलब तो ये देखना पड़ता है कि मार्केट जो इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट है उसको भी अंडरस्टैंड करना पड़ता है इंडस्ट्रियल रिलेशन के अंदर। सप्लाई एंड डिमांड, ये सभी चीज़ें, इकोनॉमिक साइकिल, कॉम्पिटिटिवनेस इन दी मार्केट, कितने स्टेक होल्डर हैं, बाकी इस प्रकार की इंडस्ट्री हैं, तो ये एम मार्केट भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एम का मतलब होता है पावर स्ट्रक्चर। पावर स्ट्रक्चर मतलब होता है कि पावर डिस्ट्रीब्यूशन इन दी अमॉन्ग दी डिफरेंट एक्टर्स। ओके, क्योंकि सभी के पास पावर होनी चाहिए ना, तभी बेहतर तरीके से वो डिसाइड कर पाएंगे, डिसीजन ले पाएंगे, नहीं तो कन्फ्लिक्ट अराइज हो सकता है। तो इसलिए लेबर यूनियन बनाई जाती है ताकि वो वर्किंग क्लास की तरफ से बात कर पाएँ, अपनी बात रख पाएँ। और गवर्नमेंट भी होती है, गवर्नमेंट एक इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर है। तो इस सभी के सभी जो स्टेक होल्डर होते हैं उनका पावर की बात करते हैं। नेक्स्ट है आपका आई। आई का मतलब होता है आइडियोलॉजी। तो सभी के सभी स्टेक होल्डर की आइडियोलॉजी अलाइन करनी चाहिए। अगर अलाइन नहीं करेगी तो फिर इंडस्ट्रियल रिलेशन नहीं सही होगा, हार्मोनियस नहीं होगा, क्योंकि ये गवर्नमेंट की अगर आइडियोलॉजी डिफरेंट है, फॉर एग्जांपल उनका अगर गवर्नमेंट का फोकस है इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी पर, वो चाहते हैं कि इन कंट्री के अंदर इंडस्ट्री बढ़े, ठीक है, और दूसरा आपका जो कंपनी है, कंपनी की आइडियोलॉजी यही होती है कि वो चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन हो, ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हो कंपनी को, और जो वहाँ पर काम करने वाले लोग हैं वो भी चाहते हैं कि उनको रोज़गार मिले, काम मिले। इसका मतलब तीनों की आइडियोलॉजी एक जैसी है, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है। सो दीज आर द इंडस्ट्रियल रिलेशन दैट इज बेस्ड ऑन द फंक्शन ऑफ दीज वेरियस कंपोनेंट। देख लो एक बार इसको, क्लियर है? क्या हो गया, इसको थोड़ा दोबारा लिख देते हैं। फंक्शन ऑफ ATMPI, इसका मतलब फंक्शन का मतलब होता है कि बदलाव, किसी भी प्रकार का इसमें बदलाव होता है, चेंज होता है इन सभी फैक्टर्स के अंदर, तो इंडस्ट्रियल रिलेशन जो होते हैं वो इम्पैक्ट होते हैं, अफेक्ट होते हैं, चेंज होता है उसमें भी। क्लियर? क्लियर है सर। ठीक है, नेक्स्ट है कलेक्टिव बार्गेनिंग। कलेक्टिव बार्गेनिंग क्या होती है और इसके प्रकार, टाइप। कलेक्टिव बार्गेनिंग एक आपका नेगोशिएशन प्रोसेस होता है, किसके बीच में? एम्प्लॉयर
और एम्प्लॉय के बीच में। ठीक है, एम्प्लॉय जनरली जो ट्रेड यूनियन होती है उसके द्वारा रिप्रेजेंट किए जाते हैं, मतलब एक व्यक्ति तो नहीं जाएगा नेगोशिएट करने के लिए, तो उनकी तरफ से जो संस्था है, उनकी एसोसिएशन है, ट्रेड यूनियन है, बोर्ड डायरेक्टर जो है इन्वॉल्व होती है। और इन दोनों के बीच में नेगोशिएशन किस बात के लिए, जैसे कि एम्प्लॉयमेंट टर्म्स हैं, बेज वगैरह हैं, पैसे को लेकर के, वर्किंग कंडीशन को लेकर के एग्रीमेंट होना, बाकी जो बेनिफिट्स दिए जाते हैं, जॉब सिक्योरिटी है, तो इन सभी मुद्दों को लेकर के इनके बीच में नेगोशिएशन होता है एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में, सो दैट कि बेहतर जो है कॉपरेशन हो उनके बीच में, किसी प्रकार का कन्फ्लिक्ट ना हो, और जो एम्प्लॉयर है एम्प्लॉय हैं दोनों के जो है इंटरेस्ट जो है वो बचे रहें, सेफ रहें, सुरक्षित रहें। तो ये तो आपका हो गया कलेक्टिव बार्गेनिंग का मतलब क्या है। इसके कुछ करैक्टरिस्टिक्स हैं, जैसे कि ये आपका बाई पार्टाइट प्रोसेस है। इसका मतलब होता है द्विपक्षीय निकाय, मतलब दो पक्ष होते हैं इसमें, एक तो आपका होता है एम्प्लॉयर और दूसरा एम्प्लॉई। क्लियर? यस क्लियर। ये एग्जाम में आता है कभी कभी, ध्यान रखना, कहीं लिखा होता है ट्राईपार्टाइट। ट्राईपार्टाइट का मतलब होता है त्रिपक्षीय, तीन पक्ष नहीं इसमें दो ही पक्ष होते हैं। ठीक है, ये वॉलंटरी है कि मतलब दोनों पार्टी स्वेच्छा से पार्टिसिपेट करती है। कुछ इसके टाइप भी होते हैं, एक बोलते हैं इसको हम डिस्ट्रीब्यूटिव या कंजक्टिव बार्गेनिंग। क्या होता है डिस्ट्रीब्यूटिव बार्गेनिंग? मतलब इसमें एक पार्टी को बेनिफिट होगा, फर्स्ट पार्टी जो है किसी को विन होगा, दूसरे पार्टी को नुकसान हो सकता है, लॉस हो सकता है, विन इन लॉस की सिचुएशन बन सकती है। ओके, जैसे अगर नेगोशिएशन किया जाएगा तो या तो वो जो है मैनेजमेंट के पक्ष में जाएगा, तो फिर जो वर्कर है उनको कहीं ना कहीं नुकसान हो जाएगा, अगर वर्कर के पक्ष में जाएगा तो मैनेजमेंट के नुकसान हो जाएगा। सो दैट इज़ द काइंड ऑफ विन इन लॉस सिचुएशन, डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। दूसरा होता है आपका इंट्रीगेटिव जस्टिस। इसमें जो है विन विन सिचुएशन होती है दोनों की, म्यूचुअल इंटरेस्ट, मतलब अगर कंपनी का मुनाफा हो रहा है तो उसमें जो वर्कर है उनका भी मुनाफा होने वाला है। जैसे कि मान लीजिए प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है कंपनी की, तो हो सकता है वो जो वर्किंग क्लास है उसके लिए वर्किंग कंडीशन बेहतर कर दें, वर्किंग आवर हो सकता है कम कर सकते हैं, तो ये जहाँ पर दोनों का बेनिफिट हो सकता है, दैट इज कॉल्ड एज इंटीग्रेटिव बार्गेनिंग। क्लियर? सर अगर वर्कर का फायदा हो रहा है तो फिर सर उसका एम्प्लॉयर कैसे फायदा होगा? नहीं, बिल्कुल हो सकता है, जब अगर दोनों इस तरीके से, फॉर एग्जांपल कंपनी के अंदर प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा है, ठीक है, मुनाफा ज़्यादा हो रहा है, तो ये तो आपका एम्प्लॉयर का बेनिफिट हो गया। अगर इसका मुनाफा ज़्यादा हो रहा, हो सकता है कि ये जो वर्किंग क्लास है उसको कुछ अलग से बेनिफिट दे सकते हैं, या उनकी वर्किंग कंडीशन बेहतर कर सकते हैं, या बोल सकते हैं कि जैसे कि मान लो 7 घंटा काम करते हैं, वो 6 घंटे ही काम कर रहे हैं जब उनको ज़्यादा बेनिफिट हो रहा है। तो बेसिकली किसी भी रूप में, चाहे वो वर्किंग आवर कम करके या उनको अलग से बेनिफिट दे करके, क्योंकि जो वर्कर हैं उनको तो पैसे चाहिए ना, और कंपनी को काम चाहिए, तो अगर काम ज़्यादा हो रहा है तो कंपनी हो सकती है उनको पैसे बढ़ा दे, या किसी भी फॉर्म में। तो नेगोशिएशन इस प्रकार का हो रहा है कि जहाँ पर दोनों को फ़ायदा हो रहा है, विन विन सिचुएशन है, ठीक है सर। है ना। जैसे आप ही कोई बिजनेस करते हैं, आप ही बिजनेस करते हैं, कोई आपके यहाँ 2 लोग काम कर रहे हो, तो अगर आपको लगेगा कि आपका मुनाफा हुआ इस साल, तो अगले साल से आप उनकी सैलरी बढ़ा सकते हैं या बाकी चीज़ें आप उनको फैसिलिटी दे सकते हैं, तो दोनों का बेनिफिट हो रहा है। और इसलिए वो लोग काम कर पाते हैं, जो वर्किंग क्लास है, जो लेबर क्लास है, इसलिए मेहनत करती है, उनको लगता है कि अब कंपनी का बेनिफिट हो तो हमारा भी ज़्यादा बेनिफिट होगा। नेक्स्ट है आपका कंपोजिट बार्गेनिंग। कंपोजिट बार्गेनिंग में जो मल्टीपल इशू होते हैं, यहाँ पर कोई स्पेसिफिक इशू की बात नहीं करते, यहाँ पर मल्टीपल इशू हो सकते हैं, बेस को लेकर के हो सकता है, ठीक है, वर्किंग कंडीशन को लेकर के हो सकता है, जॉब को लेकर के होता है, जॉब सिक्योरिटी या बाकी सोशल वेलफेयर स्कीम्स चलती हैं उसको लेकर के हो सकता है। तो मल्टीपल इशू को लेकर के जब बार्गेनिंग होती है, नेगोशिएशंस होती है, दैट इज कॉल्ड एज कंपोजिट बार्गेनिंग। क्लियर? यस क्लियर सर। और भी एक होता है, दैट इज
कंसेशनरी बार्गेनिंग, जब कंपनी को लॉस हो रहा होता है ना, जैसे कभी कभी कंपनी को इकोनॉमिक लॉस हो रहा है, जो तो ज़्यादा मुनाफा नहीं हुआ, तो फिर वो जो वर्किंग क्लास है, जो लेबर यूनियन है, वो एग्री कर जाती है कि ठीक है आप सैलरी कम कर सकते हैं या कोई बाकी जो आप बेनिफिट दे रहे थे उसको कम कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको बोलते हैं कंसेशनरी बार्गेनिंग। सर कंपोजिट वाले एक बार फिर बता दीजिए। कंपोजिट का मतलब होता है कि जहाँ पर मल्टीपल इश्यूज़ को लेकर के निगोशिएशन किया जाता है, ठीक है। जैसे कि सैलरी हो गया, बेज हो गया, आपका वर्किंग कंडीशन हो गया, या बाकी के जो भी है जॉब सिक्योरिटी को लेकर के, सोशल वेलफेयर को लेकर के और स्कीम्स और भी चीज़ों को लेकर के, जहाँ पर मल्टीपल इश्यू जो होंगे लोगों के, वो इकट्ठे करके बात करेंगे सभी चीज़ों के बारे में, तो वो आपका कंपोजिट बार्गेनिंग कहलाती है। वेयर वी आर एड्रेसिंग मल्टीपल इश्यूज़। ओके सर। ओके, तो ये आपका हो गया। नेक्स्ट टॉपिक है जॉब एनालिसिस। जॉब एनालिसिस क्या है? किसी भी पर्टिकुलर जॉब के बारे में, एनी पर्टिकुलर जॉब, उसके लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, क्या क्या स्किल्स चाहिए, क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, क्या क्या वो टास्क हो सकते हैं उस पर्टिकुलर पोजीशन पे। कोई व्यक्ति मान लीजिए कम्युनिटी ऑर्गेनाइजर है, एक पोस्ट है, तो उस पोस्ट को लेकर के जो है एक सिस्टमैटिक डेटा कलेक्शन करना, डेटा को एनालाइज करना, ऑर्गेनाइज करना सही तरीके से, सो दैट कि अंडरस्टैंड कर पाएँ उस पर्टिकुलर जॉब के लिए क्या क्या चाहिए, क्या क्या रिस्पॉन्स, क्या क्या स्किल्स होनी चाहिए, क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए उस पर्टिकुलर जॉब के लिए। दैट इज़ जॉब एनालिसिस। ओके, तो ये काम किसका होता है बताइए? ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का, कि जिसके माध्यम से क्लियरली डिफाइन कर पाते हैं कि किस व्यक्ति का क्या रोल होगा, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, किस पोजीशन पे होगा। ओके, ये सभी के सभी, जैसे कि उसके लिए फिर आपका ट्रेनिंग प्रोवाइड कराना, उसका परफॉर्मेंस एवेलुएट करना, रिक्रूटमेंट करना, ये सभी काम किए जाते हैं। तो हम बात करेंगे जॉब एनालिसिस की केवल, कि जहाँ पर हमारा फोकस होता है जॉब एनालिसिस पे। इसके दो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होते हैं, एक होता है जॉब डिस्क्रिप्शन और दूसरा होता है जॉब स्पेसिफिकेशन। जॉब डिस्क्रिप्शन का मतलब क्या होता है कि उस जॉब के लिए, उस पोजीशंस के लिए क्या क्या ड्यूटी हो सकती है, क्या क्या टास्क हो सकते हैं, क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है। ओके, जैसे एज ए कम्युनिटी ऑर्गेनाइजर एक पोस्ट है, तो इससे अगर हम बात करेंगे जॉब डिस्क्रिप्शन की, तो इसका काम होता है कि भाई आप लोगों में जा कर के सर्वे करना, ठीक है, लोगों को अवेयर करना, ऑर्गेनाइज करना, लोगों को कैंपेन चलाना, ठीक, काउंसलिंग प्रोवाइड करना। ये क्या है? जॉब डिस्क्रिप्शन है उस पोस्ट के लिए, उस पोजीशन के लिए, कम्युनिटी ऑर्गेनाइजर के लिए। जॉब स्पेसिफिकेशन मतलब होता है कि अब कोई कम्युनिटी ऑर्गेनाइजर है तो उसके लिए क्या क्या स्किल्स होनी जरूरी है, इंपॉर्टेंट क्वालिफिकेशन क्या क्या चाहिए और क्या क्या रिक्वायरमेंट होता है पर्टिकुलर जॉब के लिए। ठीक है, एक अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए, लोगों से बातचीत करना आना चाहिए, ये सभी के सभी आपके आएंगे। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट करना आना चाहिए। दीज आर द सम स्किल्स रिक्वायर्ड, दैट इज कॉल्ड जॉब स्पेसिफिकेशन। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है कंपोनेंट, इनको ध्यान रखना आप लोग। क्लियर? अब जॉब एनालिसिस होती कैसे है, उसके लिए मल्टीपल मेथड ही यूज किए जाते हैं। जॉब एनालिसिस के लिए मेथड कौन सी यूज़ करेंगे? मेथड के लिए हमको डाटा कलेक्ट करना होता है जॉब एनालिसिस के लिए। तो ऑब्जर्वेशन है आपका, इंटरव्यू करना, ठीक है, क्वेश्चनर के माध्यम से या शेड्यूल बना करके कुछ सैंपल लेना, जो वर्क सैंपल होते हैं। अब सभी को तो आप ले नहीं सकते उसके अंदर, तो कुछ सैंपल ले लेते हैं, फिर एनालिसिस का रिजल्ट निकालना, उसके बेसिस पे जॉब स्पेसिफिकेशन और जॉब डिस्क्रिप्शन तैयार करना। क्लियर? यस सर, यस सर। ठीक है, तो ये आपका हो गया। और मैन पावर प्लानिंग तो मैंने बता ही दिया कि मतलब ये होता है कि जो भी करंट वर्कफोर्स है, कंपनी के अंदर काम करने वाले लोग हैं, ओके, उनका करंट स्टेटस क्या है, उसको असेस करना, जानना, समझना, फ्यूचर के लिए तैयार करना, सो दैट कि कंपनी के अंदर जितने एम्प्लॉय ज़रूरत है वो भी रहें और फ्यूचर में कितनी रिक्वायरमेंट है उसके बारे में भी अवेयर रहें। उनके लिए क्या क्या स्किल्स चाहिए, क्या क्या रिक्वायरमेंट है, वो सब के बारे में पता रहना चाहिए। दैट इज़ कॉल्ड एज मैन पावर प्लानिंग। सो प्रेजेंट एंड फ्यूचर एस्पेक्ट को ध्यान में रखते हुए मैन पावर प्लानिंग की जाती है। ठीक है, तो ऐसा ना हो कि पता चला कंपनी के अंदर कुछ लोग छोड़ के चले गए तो स्टाफ शॉर्टेज हो गया, और ऐसा अभी ना हो कि बहुत ज़्यादा सरप्लस एम्प्लॉय हो कंपनी के अंदर। तो बेहतर तरीके से मैन पावर प्लानिंग की जाती है ताकि
जितने ज़रूरत है उतने इफेक्टिव रहें और फ्यूचर के लिए भी कुछ लोग रहें, सो दैट कि इन केस अगर कोई जाता है छोड़ करके तो प्रॉब्लम ना हो। और उसके लिए क्या क्या स्किल्स चाहिए, क्या क्या जॉब रिक्वायरमेंट है, उन सब चीज़ों पे ध्यान रखना। दीज आर द थिंग्स दैट कम अंडर द मैन पावर प्लानिंग। क्लियर? Yes, sir. यस ओके, तो ये जो जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक थे मैंने कवर कर दिए हैं इसके अंदर। आप लोग वीडियो देख लेना अगर मॉर्निंग वाला वीडियो नहीं देखा है आप लोगों ने, और इसको भी एक बार देख लेना। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते थे उसको मैंने इसमें ऐड कर दिया। क्वेश्चन से कुछ थ्योरी ऐड की है, कुछ डायरेक्टली मैंने सिलेबस से थ्योरी ऐड की है, टॉपिक कुछ सो दैट कि एक क्वेश्चन कहीं से बने, आप लोग क्वेश्चन सॉल्व कर पाओ वहाँ पे। ओके, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे यूनिट 10। ओके सर। और क्लास आपका मॉर्निंग में नहीं होगा, इवनिंग में ही क्लास होगा कल। ओके, तो हम लोग कोशिश करेंगे कल और परसों मॉर्निंग तक ये यूनिट 10 कंप्लीट करते हैं। 2 क्लास में हो जाएगा, क्योंकि थोड़ा लेंदी है तो 2 दिन तो 2 सेशन लगेंगे। ओके।